प्लेटफॉर्म पे खड़ा मैं ट्रेन का वेट कर रहा था और वहाँ पे एक बुक स्टॉल था। ओके। बुक स्टॉल में एक बुक पड़ा हुआ था, अर्न मनी फ्रॉम ऑप्शन। अच्छा। और मैं उसको पलट के देखने लगा। थोड़ा बहुत जो मतलब 2-3 पेज पढ़ा तो मुझे थोड़ा एक्साइटिंग लगा। मैंने उसका पेमेंट किया और मैं तो जब भी कभी कोई इवेंट आता है और आईवी स्पाइक होता है ना, तो इवेंट के बाद जो है आईवी फॉल होना शुरू होता है। तो आप उस समय आप करो, आपको शायद मोस्ट लाइकली ये कंडीशन मीट होगा और उस समय आपको बहुत आसानी से ये पैसा देगा। अच्छा। तो मैं अपने वाइफ के पास गया और बोला कि आज मैं तुम्हें बहुत बड़ा न्यूज बताऊंगा। तो बोली क्या? बोले अभी तक तो देखो मैंने स्टॉक मार्केट में लॉस किया था, तो वो लॉस क्यों हुआ था? तो वो बोली कि क्योंकि मार्केट गिर गया। बोला हाँ, अब ये नहीं होगा। तो बोली ऐसा क्या है? बोले अब मार्केट गिरेगा या मार्केट चढ़ेगा, मैं पैसा कमाऊंगा। ऑलराइट। तो वो बोली अरे ऐसा क्या? अब वो भी बहुत एक्साइटेड हो गई कि ऐसा क्या चीज, कौन सा चिराग हाथ में लग गया भाई? तो बोला अभी मुझे ऐसा इंस्ट्रूमेंट हाथ में लगा है कि अब मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा, मैं पैसा दोनों में तेरे बस का बाहर का चीज है, तो इसे छोड़ दे। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं जब तक रिकवर नहीं करूंगा मैं छोड़ूंगा नहीं। तो मेरा, अब मान लीजिए मेरा उस समय 50-60 हजार का लॉस रहा होगा। मैं उसी को रिकवर करने के चक्कर में ट्रेडिंग कंटिन्यू करते रहा और एट द एंड ऑफ द ईयर मेरा कुछ 2,18,000, मेरा मतलब इतना था कि मुझे, मतलब मैं 6 महीना छोड़ देता था मार्केट को तो मुझे लगता था जैसे कि मेरा लाइफ ही खत्म हो गया। मैं मार्केट से अगर डिटैच हो गया तो मुझे लगता था कि मेरा लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। अगर कोई बंदा ये सोच के ट्रेडिंग में आना चाहता है कि उसका जॉब उसे पसंद नहीं आ रहा है, उसका बॉस उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, उसकी कंपनी अच्छी नहीं है और ट्रेडिंग में बहुत इजी मनी हो जाता है, तो ट्रेडिंग से उसका सैलरी रिप्लेस हो जाएगा, अगर ये सब थॉट है तो मैं तो क्लियरली बोलूँगा कि ये साल के शुरुआत में मैंने कुछ एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट किया था और 4-5 महीना 6 महीना मैंने चलाया, वो इंट्राडे था। तो मुझे नेट मैं देखा इसके पीछे क्या राज है कि किसी भी महीने आपका लॉस नहीं हुआ? मतलब कोई पर्टिकुलर चीज? एक बहुत बड़ा रीजन है मेरा खुद का वो मेरा स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है। तो मेरा है जो मेरा स्ट्रेंथ है और वीकनेस है। अब ये कैसे स्ट्रेंथ और वीकनेस है मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वेल्थ डायरीज ऑन फाइनेंशियल फ्रीडम विद अतुल जैन, जहाँ पर हम रियल लाइफ हीरोज की सफलता की डायरी से कुछ इंस्पायरिंग किस्से, कुछ अनमोल सीक्रेट्स और बहुत सारा सच्चा ज्ञान लेकर आपके खुद की फाइनेंशियल फ्रीडम के सफ़र को आसान ही नहीं बल्कि तेज भी बनाएंगे। दोस्तों, इस सीरीज़ में मेरे सबसे पहले गेस्ट हैं मुंबई से। ये बहुत ही सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर हैं। इनसे मैं मिला था गोवा में आज से लगभग 2 साल पहले, एक इवेंट में, स्टॉक मार्केट की इवेंट थी वो, और वहाँ पर हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और इनकी जो कंसिस्टेंसी है प्रॉफिट बनाने की, उसका मैं क्या ही बताऊं। बस ये समझ लीजिए कि वॉरेन बफेट से भी ज़्यादा ये रिटर्न बनाते हैं, साल दर साल काफ़ी ज़्यादा रिटर्न बनाते हैं। बहुत ही हम्बल, बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है दोस्तों। और इन्होंने अपनी एक ड्रीम जॉब, एक ऐसी ड्रीम जॉब बीच में छोड़ दी ट्रेडिंग के लिए, जिस ड्रीम जॉब को पाने के लिए, जिस पर टिकने के लिए कई लोग बहुत ललचाते हैं कि ये जॉब मेरे को मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाए। तो बहुत ही पैशनेट ट्रेडर हैं दोस्तों। डिस्क्लेमर पहले याद रखिए कि वीडियो केवल ट्रेनिंग और एजुकेशन पर्पस के लिए है। हम दोनों में से कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है, तो कुछ भी अप्लाई करने से पहले अपने एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कर ले। रिस्क को ध्यान में रख लें, क्योंकि आपको पता ही है कि 90% से ज़्यादा ट्रेडर्स ऑप्शन में पैसा कमाते हैं। लेकिन सिट बैक, रिलैक्स एंड एन्जॉय द प्रेजेंटेशन, एन्जॉय द पॉडकास्ट। और पलटते हैं मुंबई से दीपेंद्र प्रसाद जी की यात्रा के कुछ पन्ने। शुरू करते हैं। थोड़ा आपके बारे में जान के, अपने बारे में आप खुद थोड़ा बताइए। थैंक्स अतुल जी फॉर आपने अपने पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट किया। तो सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ मेरा खुद का जो इंट्रोडक्शन है, मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन यही है कि मैं एक स्मॉल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं मुंबई बेस्ड हूँ और लगभग 20 साल हो गया है मुंबई में मेरा।
इस वैसे ओरिजिनली मेरा होम टाउन झारखंड में, झारखंड के एक छोटे से सिटी है गिरिडीह बोल के, जो कि कोल एंड माइंस के लिए फेमस है, तो वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरा पूरा एजुकेशन जो है वो मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में ही रह के पूरा कंप्लीट किया है, ग्रेजुएशन तक का। और मैंने अपने कॉर्पोरेट लाइफ की जर्नी मैंने शुरुआत की 2000 में LIC के साथ। मेरी LIC में मतलब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम था, तो मैंने उसमें अपीयर हुआ था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मैं LIC में ज्वाइन किया। उस समय मेरी शुरुआती मतलब सैलरी नहीं थी, वो अप्रेंटिसशिप थी, क्योंकि वो एक्चुअली एक टेम्पोररी रोल था 1.5-2 ईयर का, और उसमें कुछ कंडीशन था, कुछ एक्चुअल पेपर कंप्लीट करने पर वो कंफर्मेशन होने का कुछ कंडीशन था, तो वो मैंने कंडीशन फुलफिल किया, तो मेरा परमानेंट हुआ। तो मेरा स्टार्टिंग जो स्टाइपेंड मुझे मिलता था वो कुछ 3,500 रुपये का मिलता था। तो यहीं से मेरा जो जर्नी है वो शुरुआत हुआ। ये किस समय, और मैं कौन से साल में आपके ये 2000 में मैंने शुरुआत किया। मेरा अप्रैल 2000 में मैंने ज्वाइन किया LIC, और लगभग 5 साल मैं मतलब LIC में एक कोलकाता डिवीजन में था। उसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ, फिर मैं LIC के सेंट्रल ऑफिस मुंबई में आ गया। वो 2005 की बात है। और 2008 में मैंने डिसाइड किया कि मुझे प्राइवेट कंपनी मूव करना है। तो मैंने 2008 में प्राइवेट कंपनी मैंने मूव करने का डिसीजन ले लिया। ऑफ कोर्स मुझे थोड़ा मतलब कैरियर एस्पिरेशन था, और उस समय से पता नहीं क्यों एक दिमाग में एक धुन सवार हो गया कि मुझे अर्ली रिटायरमेंट करना है, जबकि मेरा 8 साल ही हुआ था कैरियर का। अच्छा। पर मेरे दिमाग में एक धुन सवार हो गया कि मुझे अर्ली रिटायरमेंट करना है, और उसके लिए मुझे जितना जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी मतलब वेल्थ एक्यूमुलेट करना है। तो बस कितना वेल्थ एक्यूमुलेट करना है कि ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, कोई नंबर हुआ वैसा कोई टारगेट नहीं था। मैं तो सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि मैं किस तरह से, मतलब ऐसा कुछ सोच के नहीं रखा था कि कितना साल बाद। हाँ, ये भी नहीं सोचा था कि बस 4-5 साल और काम करूंगा और निकल जाऊंगा, ऐसा दिमाग में नहीं था। पर एक अप्रोक्सीमेट आइडिया था कि मैं लगभग 50 के आसपास, जब मेरा एज 50 के आसपास होगा, देन आई विल कॉल इट ऑफ। ओके। तो ये मेरा माइंड में था। तो जब उसको सोच के मैंने एक मतलब ये भी एक कारण था कि मैंने प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करने का सोचा। और उस समय मैं जिस फील्ड में था उसकी काफी डिमांड थी, तो मैंने मूव किया। मैं 1 साल के लिए, बस 1 साल का इंटरमिटेंट पीरियड में मैं बैंगलोर मूव किया। 1 साल में वहाँ जॉब किया एक प्राइवेट कंपनी में। उसके बाद मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, मैं फिर से वापस मूव बैक कर गया मुंबई में। मैं उस कंपनी में काफी अच्छा खासा ग्रो किया, बहुत वेरियस पोजीशन पे मैंने काम किया। मैं इंडस्ट्री में काफी कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, मैं स्पीकर के रूप में भी पार्टिसिपेट किया, मैंने पैनलिस्ट के रूप में भी पार्टिसिपेट किया। तो एक अच्छा खासा मतलब मेरा एक जर्नी रहा 13 साल का जर्नी। और लगभग 2022 में मैंने मतलब एक ट्रेडिंग का 1 साल का जर्नी के बेसिस पे मैंने ये डिसाइड किया, और बेस्ड ऑन सम अदर पैरामीटर ऑल्सो, मैंने डिसाइड किया कि अब ये समय आ गया है कि जब मैं अपना पैशन को फॉलो करूंगा। तो मैंने अप्रैल 2022 में मैंने रेजिग्नेशन मतलब रिटायरमेंट ले लिया, अर्ली रिटायरमेंट ले लिया। अच्छा, किस और ट्रेडिंग के लिए या किस चीज के लिए? ट्रेडिंग शुरू से मेरा पैशन रहा था, और वो मतलब मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं मतलब 2020 से लेके 2022 के बीच में मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो मेरा कॉर्पोरेट लाइफ है वो मुझे अपने पैशन को चेस करने में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है या चैलेंज दे रहा है। तो मुझे एक्चुअली अपना जो जॉब है वो प्रायोरिटी नहीं लगा, मुझे अपना पैशन था वो प्रायोरिटी लगने लगा। ऑफ कोर्स मेरा
थोड़ा फाइनेंशियल कंफर्ट आ गया था। तो जैसा मैंने कहा कि मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि मैं अर्ली रिटायरमेंट लूंगा। तो मैंने जब रिटायरमेंट लिया तो मेरी जो सुपर बॉस थी जो हांगकांग में थी, उसने मुझे बोला भी था कि आई रिमेम्बर कि तुम हमेशा बोलते थे कि तुम जल्दी रिटायरमेंट लोगे और आज तुमने वो चीज फुलफिल कर लिया। लोग बहुत बोलते तो बहुत है, लेकिन इसको करने के लिए जो गट्स चाहिए वो बहुत कम लोगों में। तो ये डिसीजन इतना आसान नहीं होता। और मैं समझ सकता हूँ कि लोग ड्रीम तो करते हैं, लेकिन ये डिसीजन लेना इट्स अ रियली बिग टास्क। करेक्ट करेक्ट। होता क्या तो ये जैसे जैसे आपको एज ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि सैलरी ब्रैकेट भी बढ़ता जाता है, तो हर बिल्कुल सोचता है कि यार नहीं लूं, नहीं, अभी 1 साल और तो ऐसे सोचते रहते हैं। तो जब आपने रिटायरमेंट लिया उस समय आपकी कुछ EMI वगैरह चल रही थी क्या, या सब काम खत्म? नहीं, मेरा कोई लायबिलिटी नहीं था। वही मैंने बोला कि मेरा फाइनेंशियल कंफर्ट उस समय आ गया था और मैं आज फुल टाइम ट्रेडर हूँ। अच्छा, फुल टाइम मतलब कि चलिए अपनी ट्रेडिंग की जर्नी बताइए अब थोड़ा, कि ट्रेडिंग में कैसे आए और कैसे यहाँ पहुंचे। हाँ, तो ट्रेडिंग जर्नी मेरा काफी इंटरेस्टिंग रहा, जैसा बहुत लोगों का रहता है। तो मैं बता रहा हूँ, जब मैं LIC ज्वाइन किया था तो मुझे इक्विटी मार्केट का या स्टॉक मार्केट का ABCD भी पता नहीं था। एक्चुअली मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ता था तो मैं देखता था कि एक कंपनी का, जैसे मान लीजिए TCS का 4-5 नंबर लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल 2001, 2022, 2000, मुझे समझ में नहीं आता था कि ये 5-5 नंबर क्यों लिखा हुआ है। या तो इस पे ट्रेड हुआ होगा या उस पे ट्रेड हुआ होगा या इस पे, ये 5-5, 4-4, 5-5 नंबर क्यों लिखा हुआ है एक ही कंपनी का। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। फिर 2004-5 के आसपास वहां पे मेरे एक कलीग हुआ करते थे। ही वॉज वेरी पैशनेट अबाउट ट्रेडिंग। मतलब वो कैश में ट्रेडिंग करते थे और अच्छा खासा बड़ा अमाउंट से। तो ये वो हमेशा फोन पे बात करते थे अपने ब्रोकर से। उस समय तो ऑनलाइन जैसा कुछ नहीं था। तो ब्रोकर से बात करते थे और ब्रोकर को कॉल करके बोलते थे ये ले लो, वो बेच दो, ये ले लो, वो बेच दो। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या रोज बेचते खरीदते रहता है। तो फिर 2005 में मैं तो वहां से निकल गया। उसके बाद तब तक मेरा कोई जानकारी नहीं था स्टॉक मार्केट के बारे में। अच्छा। 2007 में ऐसा टाइम आया जब मैंने पहला अपना डीमेट अकाउंट खोला। उसका रीजन ये था, मेरे पास जो इंग्लिश न्यूज़पेपर आता था उसके साथ कुछ ऑफर चल रहा था दलाल स्ट्रीट का। दलाल स्ट्रीट एक मैगजीन हुआ करता था। हाँ करेक्ट। तो पता नहीं अभी भी चलता है कि नहीं, लेकिन उस समय मुझे मालूम था दलाल स्ट्रीट। उसने एक फ्री कॉपी मेरे को डाल के चला गया। अच्छा। तो वो फ्री कॉपी मेरे लिए एक्चुअली वो ट्रिगर बन गया, क्योंकि मैं जब दलाल स्ट्रीट में वो सब देखने लगा तो उसमें बहुत सारे स्टॉक के बारे में बताया कि ये स्टॉक यहाँ से यहाँ जा सकता है, इतना रुपया का इतना रुपया हो सकता है। मैं उसको बहुत डिटेल में पढ़ा। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि ये स्टॉक ट्रेडिंग क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल सर्च करते हैं। अच्छा। तो मैं तो मैंने 2-4 मतलब आसपास का लोगों से बात किया। ऑफिस में जाता था तो वहां पे कुछ गुजराती कलीग थे, वो लोग काफी ट्रेडिंग करते थे। तो मुझे शुरू में तो पता नहीं था, मैंने पूछा तो वो बोले कि अरे हम लोग तो बहुत ट्रैवलिंग करते हैं, मस्ती करते हैं। बोले हम लोग का सैलरी तो इतना ज्यादा नहीं है, LIC में सैलरी उतना ज्यादा तो नहीं था। तो इतना ज्यादा तो नहीं है कि मतलब हर साल 2-3 ट्रिप करे, तो आप कैसे मैनेज करते हैं। तो बोले अरे वो तो साइड इनकम से करते। बोले साइड इनकम कहाँ से? तो बोला मैं स्टॉक ट्रेडिंग से। तो बोले अरे स्टॉक ट्रेडिंग क्या होता है, जरा मुझे भी बताइए। तो मैंने उनसे थोड़ा ब्रीफ काफी कुछ जाना। तो एक तो दलाल स्ट्रीट था मेरे पास और 2-4 न्यूज़पेपर मैंने देखना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने बेस्ड ऑन दलाल स्ट्रीट में उस समय अशोका लीलैंड और कुछ 1-2 शेयर और का नाम दिया हुआ था और उसका एनालिसिस दिया हुआ था। मैंने उसी पकड़ लिया, बोला कि चलो इसी में 2-3-4 स्टॉक और मिला। एक अशोक लीलैंड था, बलरामपुर चीनी था और एक कुछ NTPC था। ये 3 मेरा पहला शेयर था जो मैंने जीवन में पहला बार खरीदा था। अरे वाह। तो इनमें से कोई अभी भी होल्ड किया हुआ है कि वो सब निकल? नहीं, वो तो खत्म हो गया। तो मुझे 5% का प्रॉफिट हुआ तो मुझे इतना खुशी हुआ कि मैंने तीनों बेच दिया।
अच्छा। बोला अरे वाह, इतना जल्दी 5% प्रॉफिट हो गया। तो वो तो फिर मैंने सोचा कि अगर इतना आसानी से प्रॉफिट हो जाता है, 5% 7% हो ही जाता है, तो थोड़ा ज्यादा पैसा से। उस समय मैंने पहले बार तो नॉमिनल मनी लगाया था, कुछ 25-30 हजार रुपया। लेकिन मैंने सोचा कि चलो अब धीरे धीरे एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। लोगों से बात किया तो जो ऑफिस में थे उन्होंने भी बोला कि एक पोर्टफोलियो बनाओ, अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाओ, अच्छे शेयर। ओके। तो मैंने खुद रिसर्च करके, एनालिसिस करके, जो स्टॉक काफी चल रहे थे उस समय, फेमस थे, तो उसमें पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं उस समय का, बट सुजलोन एनर्जी, यूनिटेक और ये सब काफी पॉपुलर, और उन लोगों का स्टोरी काफी पॉपुलर हुआ करता था। और एक दो बड़ा शेयर करके मैंने 12-15 स्टॉक का एक पोर्टफोलियो बना लिया, कुछ 1.5-2 लाख का। उसके बाद मतलब मैं छोटा बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने लगा और बाकी ये पोर्टफोलियो को स्टैटिक रखा। मतलब 2008 ट्रेडिंग कर रहे हो कि बस ऐसे ही कुछ भी खरीद लिया कुछ भी बेच लिया? मतलब नहीं, वो मैं देखता था कि कौन सा चल रहा है। जैसे उस समय आरपीएल बहुत चलता था, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, कुछ और शेयर थे जैसे सेल वगैरह, टाटा स्टील वगैरह काफी चलते थे। तो मैं वो सब शेयर में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता था और एक पोर्टफोलियो बना के रखा था। 2008 में जब मैंने डिसाइड किया कि मैं मतलब LIC से प्राइवेट सेक्टर में मूव करूंगा, तो मेरे पास मतलब मेरे हाथ में एसेट के नाम पे सिर्फ यही पोर्टफोलियो था और कुछ नहीं था। ओके। और मैंने तो डिसीजन ले लिया कि मैं छोड़ दूंगा, मैंने छोड़ दिया। और 2008 में आपको पता है वो फाइनेंशियल क्राइसिस है, सब प्राइम क्राइसिस हुआ था। सब प्राइम क्राइसिस। और एक्चुअली उसी समय मई मंथ में मैं मूव किया बैंगलोर। अच्छा। और वो पोर्टफोलियो भी मेरे साथ था। जब मैंने बैंगलोर मूव किया, मुझे कुछ ज्वाइनिंग बोनस मिला था 50,000 का। तो वो 50,000 तो मिला, लेकिन मैं सोचा शायद इससे काम हो जाएगा। लेकिन मैंने जो एक रेंट लिया था कुछ, आप तो बैंगलोर के आप जानते होंगे एरिया, जयनगर का है, जयनगर 9th ब्लॉक। बिल्कुल। तो काफी पॉश एरिया है। तो मैंने वहां पे रेंट लिया, तो मतलब जो क्या उसको बोलते हैं, एडवांस डिपॉजिट, वो काफी ज्यादा था। मतलब 1 साल का एडवांस ले लेते हैं कई बार तो। हाँ। तो मेरे पास पैसा नहीं था, वो 50,000 को छोड़ के मेरे पास और कोई पैसा नहीं था। तो मैंने सोचा कि मुझे तो पैसा लाना। और उस समय आप गेस कर सकते हो कि मेरा पोर्टफोलियो जो 2.25 लाख का था, कितना हो गया होगा? 4 लाख, 3 लाख, 4 लाख। नहीं, वो तो फाइनेंशियल क्राइसिस में डूब गया था। अच्छा, उस समय की बात कर रहे हो आप? मेरे को लगा क्राइसिस से पहले की बात कर रहे हो। नहीं। तो 2 लाख का तो 80-90 हजार भी हो सकता है, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो 35-40,000 हो गया था। ओह माय गॉड। तो उसमें मतलब कुछ पैसा था नहीं बेसिकली। नहीं। तो फैमिली के साथ मूव किए कि अकेले मूव किए थे? नहीं, फैमिली के साथ मूव किया था। अच्छा। तो मेरे साथ एक कंपल्सन हो गया कि मुझे अब ये पोर्टफोलियो निकालना होगा। अगर मुझे एडवांस डिपॉजिट देना है तो मुझे ये पैसा निकालना होगा। तो मैंने वो पैसा वो बेच दिया, पूरा का पूरा पोर्टफोलियो खाली कर दिया। अच्छा। एक दिन बैठा इंटरनेट कैफे में और सारा का सारा डीमैट अकाउंट खुला, सारा का सारा डीमैट अकाउंट खाली कर दिया। कौन से साल की बात है? 2008 की या 9 की? 2008 में, 8 में। अच्छा, मतलब पीक में जून जुलाई के पास। तो मतलब एकदम वर्स्ट टाइम पे बेचा आपने सारा? वर्स्ट टाइम पे बेचा, एकदम वर्स्ट टाइम। तो 1 साल मैं वहां रहा और बाय गॉड्स ग्रेस मुझे एक अच्छा ऑफर मिल गया मुंबई में वापस, एक प्राइवेट कंपनी का। ओके। तो मैं वहां से फिर मूव कर गया वापस, फैमिली के साथ मूव कर गया। मुझे अच्छा भी लगा और फैमिली को ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि दे लाइक मुंबई। तो वो वापस आ गए, तो हम लोग वापस आ गए। सिर्फ अंतर ये था कि पहले पब्लिक सेक्टर कंपनी में जो LIC में काम करते थे तो उसके क्वार्टर में रहते थे। अभी वापस आने के बाद खुद का फ्लैट अरेंज करना पड़ा। अच्छा। तो तब तक मेरे पास कुछ थोड़ा बहुत पैसा आ गया था, जिसमें एडवांस डिपॉजिट वगैरह वो सब मैनेज हो जाता। मुंबई में आने के बाद फिर मेरा जो ऑफिस था लगभग कुछ जो मेरा घर से 15-20 किलोमीटर था, और मुझे लोकल ट्रेन जो यहाँ का मुंबई का लाइफ लाइन है उससे मैं ट्रेन जर्नी करता था। और मैंने एक दिन
प्लेटफॉर्म पे खड़ा मैं ट्रेन का वेट कर रहा था और वहां पे एक बुक स्टॉल था। ओके। बुक स्टॉल में एक बुक पड़ा हुआ था, अर्न मनी फ्रॉम ऑप्शन। अच्छा। और मैं उसको पलट के देखने लगा। मुझे थोड़ा बहुत जो मतलब 2-3 पेज पढ़ा तो मुझे थोड़ा एक्साइटिंग लगा। मैंने उसका पेमेंट किया और मैं वो बुक लेके वो ऑफिस चला गया। अच्छा, वो कोई इंडियन राइटर का बुक था कि किसी इंटरनेशनल, कुछ ध्यान है? नहीं, इंटरनेशनल नहीं, वो लोकल था, लोकल बुक था। अच्छा। कोई लोकल राइटर ही था, इंडियन राइटर ही था और काफी बेसिक था, मतलब बेसिक था, काफी बेसिक था। उसमें ज्यादा कुछ नहीं था। मुझे जहां तक याद है, मतलब जो कॉल स्प्रेड, पुट स्प्रेड, डेबिट स्प्रेड, क्रेडिट स्प्रेड, पहले बात तो कॉल ऑप्शन क्या है, पुट ऑप्शन क्या है, इसका मतलब क्या है, वो सारा कुछ सब एकदम राइट फ्रॉम द बेसिक स्क्रैच। अच्छा, उस बुक में था क्या कि क्या होते हैं ऑप्शंस? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वो सब था। ओके ओके। मे बी किसी फॉरेन राइटर वाले से कॉपी किया होगा, आई डोंट नो, बट वो बहुत ही ऑर्डिनरी बुक मुझे अपीयर हुआ। मतलब उसका जो बुक का लुक से मुझे जो, बट मुझे वो सब उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने ये ध्यान दिया उसमें कंटेंट क्या है और वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। तो मैं एक दिन घर में उसको टाइम निकाल के वीकेंड में मैं उसको पूरा पढ़ गया। अच्छा, बस ऐसे ही, मतलब और बिना कोई प्रैक्टिकल उसके, जस्ट बुक? बस हाँ, वो सारा बुक पढ़ लिया और मेरे माइंड में एक ही चीज क्लिक हुआ कि अब तो मैं करोड़पति बन गया। अब आप मुझे कैसे ऐसा लगा, तो मुझे ये लगा कि ये कॉल बोल रहा है, कॉल ऑप्शन है, जब मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल बाय कर लो, मार्केट जब नीचे जाता है तो पुट बाय कर लो। तो मैं अपने वाइफ के पास गया और बोला कि आज मैं तुम्हें बहुत बड़ा न्यूज बताऊंगा। तो बोली क्या? बोले अभी तक तो देखो मैंने स्टॉक मार्केट में लॉस किया था, तो वो लॉस क्यों हुआ था? तो वो बोली कि क्योंकि मार्केट गिर गया। बोला हाँ, अब ये नहीं होगा। तो बोली ऐसा क्या है? बोले अब मार्केट गिरेगा या मार्केट चढ़ेगा, मैं पैसा कमाऊंगा। ऑलराइट। तो वो बोली अरे ऐसा क्या? अब वो भी बहुत एक्साइटेड हो गई कि ऐसा क्या चीज, कौन सा चिराग हाथ में लग गया भाई। तो बोला अभी मुझे ऐसा इंस्ट्रूमेंट हाथ में लगा है कि अब मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा, मैं पैसा, दोनों में पैसा कमाऊंगा। तो ये उसके बाद किताब पढ़ने के बेस पे बोला आपने? हाँ, बस किताब पढ़ने के लिए, वो किताब देख के ही। उसके बाद मैं कुछ दिन ये जो है निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है वो एनालिसिस कर देखने लगा। मतलब एनालिसिस क्या करूंगा, बस देखता था कि, और ये देखता था कि ऊपर जा रहा है तो कॉल का प्रीमियम बढ़ रहा है, जब नीचे आ रहा है तो पुट का प्रीमियम बढ़ रहा है। बस यही ऑब्जर्व किया कि हाँ, लगा कि जो किताब में लिखा है वो सच है, मतलब हाँ वो सच है, हाँ बिल्कुल। तो मैंने एक नया डीमेट अकाउंट किया जो उस समय ऑनलाइन में पहली बार आया था और फुल सर्विस ब्रोकर था और वो उसका बहुत ही फेमस था। और आप जानते हैं, मैं आई डोंट वांट टू टेक द नेम, बट उसके चार्जेस बहुत हाई थे, लेकिन 75 रुपीज पर लॉट। और अगर दोनों दिन इंट्रा डे अगर आपने बुक कर लिया, मतलब बाय सेल दोनों स्क्वायर ऑफ कर दिए, तो 95 रुपीज पर लॉट। तो पर ऑर्डर नहीं हुआ करता था, पर लॉट होता। अब मैं कॉल खरीदूं तो मार्केट नीचे जाता है, मैं फिर वापस चेंज करके पुट कर दूं तो मार्केट ऊपर जाने लगता है। मैं बोला यार ये तो उल्टा हो रहा है। मुझे तो लगा था कि दोनों डायरेक्शन में मुझे पैसा बनेगा, तो मैं कॉल खरीदता हूँ तो नीचे जाने लगता है, फिर वापस चेंज करके पुट खरीदता हूँ तो फिर वापस ऊपर जाने लगता है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। तो फिर मैंने कुछ दिन तक ऐसे ही ट्रेडिंग किया और पैसा गवाता रहा। और मैं जब घर में, मतलब मैं आई डिडंट हैव फेस टू शो माय वाइफ। मैं जब वापस अपने वाइफ के पास गया और बोला कि ऐसा ऐसा लॉस हो रहा है, तो वो बोली कि अरे तुमने तो बोला था कि मार्केट ऊपर जाएगा तो भी पैसा बनेगा, मार्केट नीचे जाएगा तो भी पैसा बनेगा। अब तो ये उल्टा हो रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो भी पैसा लूज कर रहे हो, नीचे जा रहा है तो भी पैसा लूज कर रहे हो। तो मैं बोला मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, पर मैंने कहा कि चलो पेशेंस रखते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, कुछ तो अच्छा होगा। तो फिर मैं मतलब मेरे में एक नशा टाइप का हो गया
कि मुझे अच्छा लगने लगा। और थोड़ा बहुत फिर मैं चार्ट देखना शुरू कर दिया। मुझे प्राइस एक्शन पता नहीं था, थोड़ा बहुत सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में पता था, और मैं मतलब ओवरऑल चार्ट देखता था। उतना मुझे ये भी आइडिया नहीं था कि मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम का देख रहा हूँ, 15 मिनट का देख रहा हूँ, डेली का देख रहा हूँ। बस मैं चार्ट देख रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है और उसके बेसिस पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और वो ट्रेडिंग किसी और से बात नहीं हुई कभी भी, मतलब इन्वेस्ट? नहीं, किसी कोई ऐसा कोई था नहीं। अच्छा, बस अपने कोई ऐसा था नहीं। हाँ, तो किसी दिन मैं ऑफिस में काफी टेंस रहता था, तो मेरे जो फ्रेंड था, कलीग था बट फ्रेंड था, वो 2-3 फ्रेंड था, वो आके पूछा था आज तुम बहुत टेंस में लग रहे हो, क्या बात है? तो मैं उसे एक दिन शेयर किया, तो बोला अरे पागल, ये सब मत कर, तू बर्बाद हो जाएगा, तुझे पता नहीं है, तू आग से खेल रहा है। तो मैंने बोला कि अच्छा मैं छोड़ दूंगा, मेरा पैसा रिकवर हो जाएगा ना, मैं छोड़ दूंगा। ये पैसा कभी रिकवर नहीं होने वाला है। अच्छा, तो इतना समझदार था वो बंदा। हाँ, वो जानता था। वो बोला कि FNO तो आग है, फायर है, तो तू तेरे बस का बाहर का चीज है, तू इसे छोड़ दे। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं जब तक रिकवर नहीं करूंगा मैं छोड़ूंगा नहीं। तो मेरा, अब मान लीजिए मेरा उस समय 50-60 हजार का लॉस रहा होगा। मैं उसी को रिकवर करने के चक्कर में ट्रेडिंग कंटिन्यू करते रहा, और एट द एंड ऑफ द ईयर मेरा कुछ 2,18,000 का लॉस हुआ। ओह माय गॉड, पहले ही साल में? हाँ, और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी जानते हैं? उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि 2,18,000 में 2 लाख ब्रोकरेज था। ओके, मतलब बीच में आपने थोड़ा पैसा कमाया भी, लेकिन हाँ बिल्कुल कमाया भी। तो उसी के कारण जो था, मोटिवेशन थोड़ा था। हाँ, जब कभी पैसा बन जाता था तो मोटिवेशन थोड़ा आ जाता था। तो प्लस माइनस काफी हुआ। मतलब मेरे और मेरे स्किल में बहुत फाइट हुआ। स्किल ज्यादा कुछ था नहीं, बट जो था उसके बीच में बहुत फाइट हुआ। मेरे डिटर्मिनेशन में और मेरे लक में काफी फाइट हुआ। मैं तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, और मुझे मार्केट पैसा देने के लिए तैयार नहीं थी। तो मैंने FNO में ब्रेक ले लिया, और 2 साल तक मैं हल्का फुल्का कैश में इधर उधर करता रहा, कुछ खास नहीं, बहुत ही माइनर ट्रेडिंग। 2013 में मैंने वापस स्टार्ट किया ट्रेडिंग, बहुत मतलब हिम्मत लगा के, थोड़ा सेविंग लगे। और हाँ, इस बीच में 2009 में मैंने अपना फ्लैट भी बुक किया था, थोड़ा अपना जो पैसा सेविंग था। और सबसे अच्छा चीज मेरे साथ ये हुआ कि 2009 में जो था मार्केट, जो रियल एस्टेट मार्केट था, वो बॉटम पे था। तो और वो टाइमिंग मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। तो जब मैंने फ्लैट लिया, वो 3-4 साल में डबल हो गया, डबल से भी ज्यादा हो गया। अच्छा, तो वो तो खैर मेरे लिए इन्वेस्टमेंट नहीं था, वो तो मेरा पर्सनल कंजम्पशन के लिए था। तो वो, और उसका मैंने लोन लिया था, तो वो लोन मैंने कुछ 2013-14 में मैंने पे कर दिया। अच्छा, हाँ, वो लोन पे कर दिया, तो मैं थोड़ा फ्री हो गया। तो इसी कारण से जब मैं डेट फ्री हो गया, तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया फिर से, कि मैं फिर से वो वापस रिकवर करता हूँ, मतलब अपना जर्नी। तो बहुत जल्दी मैंने कर दिया, मतलब कुछ बड़े EMIs पे किए कि आपकी? हाँ, मैं एक्चुअली जो EMI था उसके अलावा मैं मंथली पे करता रह गया, और थोड़ा सा हेल्प भी मिला। मेरे जो कंपनी के हेड थे, तो ही वाज आल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ मी, एंड वो मुझे फाइनेंशियली थोड़ा बहुत लोन दे के थोड़ा हेल्प किए थे, 0% इंटरेस्ट पे। अच्छा, तो वो भी मुझे हेल्प हुआ था। और हाँ, तो फिर 2013 में मैंने वापस ये FNO का जर्नी शुरू किया, और इस बार मैंने सोचा कि मैं फ्यूचर भी करूंगा। फ्यूचर मुझे लगा कि मैं स्टॉक में बाय करता हूँ, सेल करता हूँ, इसका मतलब है मुझे स्टॉक का डायरेक्शन पता चलता है, मुझे उसमें उतना लॉस नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि मैं स्टॉक फ्यूचर करूंगा। और एक तो ये, और दूसरा थोड़ा बहुत मैंने सेलिंग का, लोगों ने बताया कि अगर तुम एक स्टॉक का दूर का पुट बेच दो, कॉल बेच दो, तो तुम्हें वो प्रीमियम मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ मुझे बताया, तो मैंने बोला कि चलो थोड़ा बहुत वो भी करते हैं, थोड़ा बहुत फ्यूचर। तो मैंने वो स्टार्ट कर दिया। अच्छा। तो ऑप्शन काफी कम रहा। कि कोई ब्रोकर चेंज किया था आपने?
वही। हाँ, अच्छा पॉइंट आपने याद किया, मैंने ब्रोकर चेंज कर दिया सबसे पहला काम। अच्छा। मुझे थोड़ा सा ये सुपरस्टिशन भी हो गया कि ये ब्रोकर के कारण मेरा लॉस हुआ है, ओके। और मैं सोचा कि ये ब्रोकर को चेंज करूंगा तो शायद मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैंने ब्रोकर चेंज किया, और वो जो नया ब्रोकर था उसका 20 रुपीज पर ऑर्डर पर लॉट वाला चार्ज था, तो काफी रिड्यूस हो गया था चार्जेस। तो मैंने ऑप्शन और फ्यूचर दोनों स्टार्ट किया। ऑप्शन में ज्यादा एक्टिव नहीं रहता था, लेकिन फ्यूचर में मैं काफी एक्टिव रहने लगा। अब कुछ लेता था, पर मेरा जो स्टाइल था, वो ट्रेडिंग का स्टाइल, वो कुछ अजीबोगरीब था। वो मैं लेता था, अगर नीचे जा रहा है तो मैं काटूंगा नहीं, और ऊपर जा रहा है तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है 5-7 हजार या 6 हजार रुपए काट दूंगा। सब लोगों का यही होता है शुरू में। और इसी में मेरा एक एक्सपीरियंस है, एक ये मेमोरी है, और वो मैं कभी जीवन में मैं नहीं भूल सकता। वो था हीरो मोटर कॉर्प का। मैं 2013 में मैंने हीरो मोटर कॉर्प का एक लॉट फ्यूचर बाय किया 1800 के आसपास था, मतलब एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है, तो 1800 के आसपास चल रहा था फ्यूचर। मैंने बाय किया, और वो मैंने मेरे सामने ही, मतलब हर दिन गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। मैं चुपचाप देखता रहता था। और मेरा M2M होता था, M2M माइनस होता था, तो मैं तो शेयर करता था अपने फैमिली से। तो मेरी वाइफ ने बोला कि कब तक होल्ड करोगे, कब तक, मैंने इसको कैसे, क्या करना, प्लान क्या है? तो मैं बोला कुछ नहीं, बड़ा स्टॉक है, बहुत फेमस स्टॉक है, बहुत बड़ी कंपनी है, ये जाना तो ऊपर ही है, कब तक नीचे रहेगा। मैंने लगभग 1600 में एक लॉट और एवरेज कर लिया, और ये मैं रोल ओवर करके किया। अच्छा। और फिर वो शायद 1400 समथिंग गया, वहां पे मैंने एक लॉट और एवरेज कर लिया, और उस समय तक मेरा लॉस हो गया था सिर्फ हीरो मोटर कॉर्प में अराउंड 1.5 लाख। उसके बाद वो बॉटम बना लिया, बॉटम बनाया, और वापस काफी स्पीड से वो 12-15% ऊपर चला गया। और मैं कुछ 25,000 या 10-15-20 हजार का प्रॉफिट में था, और मैं निकल गया। वो बाद में ऊपर गया हीरो मोटर कॉर्प, पर मैं निकल गया। मुझे लगा कि अरे भाई वापस नीचे ना आ जाए, फिर से 3 महीना तो वेस्ट कर दिया, अभी और कितना वेस्ट करूं। तो बस 15,000। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस था, जिसमें मुझे, मतलब 3 महीना मैं वाइफ को बोलता था कि भाई ये तो ऊपर आएगा ही, डोंट वरी, लेकिन मैं खुद अंदर से रेस्टलेस था, क्योंकि मेरा कैपिटल फंसा हुआ था, मेरा M2M काफी निकल चुका था। मतलब एक तरह से आप ऑप्शन में तो क्या है कि आपका जब तक सेटलमेंट नहीं होता है तब तक आपका M2M नहीं होता है, लेकिन फ्यूचर में तो आपको हर दिन M2M आपका एडजस्ट हो जाता है, तो आपका पैसा तो चला जाता है। तो वो जब पैसा चला गया तो वो मुझे फाइट करने लगा, वो मुझे, मतलब बहुत रातों का नींद मेरा खराब हुआ है। तो आपको ये मतलब चार्ट पे कॉन्फिडेंस था अपने एनालिसिस पे, या बस होप थी कि ऊपर आ जाएगा? मतलब नहीं, वो ऐसे में देखता था, मूविंग एवरेज देखता था, सिंपल मूविंग एवरेज देखता था, उसके ऊपर है तो बाई करना है, ग्रीन कैंडल है, SMA 20 के ऊपर है तो बाई करना है, SMA 20 नीचे शॉर्ट करना। शॉर्ट जल्दी में नहीं करता था मैं, शॉर्ट जल्दी क्या, मैं शायद शॉर्ट किया ही नहीं होगा, मैं सिर्फ लॉन्ग करता था, फ्यूचर बाई, क्योंकि हाँ, फ्यूचर शॉर्ट नहीं करता था, क्योंकि मेरा थॉट ये था कि ऊपर तो कितना, कोई लिमिट नहीं है ना, कितना जाएगा उसका कोई लिमिट ही नहीं है, लेकिन नीचे जाने का तो जीरो ही है ना। ट्रू। जीरो से नीचे तो नहीं जा सकता। तो इसीलिए तो ये मेरा थॉट प्रोसेस था। तो इसी में तो उस साल मेरा लगभग 1,89,000 का प्रॉफिट नेट ऑफ ब्रोकरेज बना था। तो मुझे लगा कि मैंने पैसा रिकवर कर लिया अपना, इट्स काइंड ऑफ की टेकिंग रिवेंज। मैंने रिवेंज ले लिया, तो मुझे बहुत खुशी हुआ। बहुत बढ़िया। फिर मैंने 1-2 साल और चालू किया, बट बहुत ही नॉमिनल एक्टिविटी रहा, और जब मैंने ज्यादा कुछ होता हुआ नहीं देखा तो मैं छोड़ दिया। मुझे मतलब इंटरेस्ट नहीं आने लगा, मतलब चार्ट देखने में इंटरेस्ट आता था, लेकिन मेरे से हो नहीं पा रहा था
बस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट नेट नेट, या तो कुछ लॉस होता था या जीरो, मतलब नील बटे सन्नाटा। तो ऑप्शन भी करते तो थे क्या फिर आप, या नहीं ऑप्शन सब तक नहीं गए? नहीं, फिर फ्यूचर में ही करने लगा था। ऑप्शन में मैं छोड़ दिया था। ऑप्शन में वापस फिर 2019 में मैंने थोड़ा बहुत चालू किया था, पर उसमें फिर से वापस लॉस हो गया था। अच्छा। तो 2020 में जब कोविड हुआ तो मुझे मतलब आई वाज फोर्स्ड इन द होम, तो सब घर में थे, सबके लिए थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिल गया, थोड़ा टाइम का, स्पेयर टाइम का। मेरा जो ट्रैवलिंग टाइम था वो पूरा बच गया। अब मैं उसमें थोड़ा यूट्यूब उस समय काफी पॉपुलर होने लगा, यूट्यूब वीडियो वगैरह। तो बहुत सारा ये, मैं एक दो वीडियो देखा तो उसमें बहुत सारा पॉपअप्स आने लगे, नोटिफिकेशन आने लगे। अब उससे एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, ऐसा एक ये बन गया, चेन बन गया, और मैं काफी लोगों को फॉलो करने लगा और मैं यूट्यूब वीडियो देखने लगा। तो मुझे उससे काफी कुछ सीखने को मिला, और मैं जीरोधा वेरिसिटी जो है उससे मैं काफी कुछ पढ़ा, उसमें कुछ पढ़ा और उसमें कुछ काफी कुछ सीखा। और उससे मैंने मतलब यूट्यूब से थोड़ा वेरीफाई किया, यूट्यूब का जो भी ट्रेनर वगैरह थे, जो भी स्पीकर थे, या बहुत सारा जो फेस टू फेस, विवेक बजाज के फेस टू फेस आता था, तो उसमें तो बड़े बड़े ट्रेडर आते थे, तो उससे मैंने कुछ कनेक्ट किया अपने डॉट्स को। तो मुझे बहुत कुछ लगा कि मैं शायद अब तक बहुत कुछ गलत कर रहा था। तो मैंने सोचा कि पहले 6 महीना देते हैं सीखने में। जनवरी 2021 में मैंने डिसाइड किया कि अब मैं प्रिपेयर्ड हूँ ये अपना नया जर्नी चालू करने के लिए। और मेरा पैशन बहुत था, मेरा मतलब इतना था कि मुझे, मतलब मैं 6 महीना छोड़ देता था मार्केट को तो मुझे लगता था जैसे कि मेरा लाइफ ही खत्म हो गया। मैं मार्केट से अगर डिटैच हो गया तो मुझे लगता था कि मेरा लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। अच्छा। तो मैं फिर जनवरी 2021 में मैंने अपना ऑप्शन सेलिंग चालू किया, और वो भी इंडेक्स में। अच्छा। देन आई स्टार्टेड विद बैंक निफ्टी। मैंने शुरुआत ही किया खतरों के खिलाड़ी से। हाँ, बैंक निफ्टी तो उस समय बहुत ज्यादा, खासकर कोविड के जस्ट बाद तो बहुत तेज से एक डायरेक्शन में ऊपर भागा था वो तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और काफी मतलब मूव करता था, काफी वायलेंट होता था। तो मैंने उसी से स्टार्ट किया। बट सरप्राइजिंगली अतुल जी, आप विश्वास नहीं करोगे, वो जनवरी का मैंने 10 लाख का कैपिटल से कुछ स्टार्ट किया था, और वो जनवरी का महीना, और मैंने फिर अप्रैल में कैपिटल थोड़ा बढ़ा दिया था। तो वो जनवरी 2021 से लेके अप्रैल, मतलब पहले दिसंबर की बात करते हैं, जनवरी से दिसंबर 2021 तक 12 महीने था, और 12 महीने में ना ही एक वीक, ना ही एक मंथ, मैंने कोई वीक में या कोई मंथ में मैंने लॉस नहीं किया। अरे वाह! तो कौन सी स्ट्रेटेजी आपने उस समय चलाई, आपको पता है? नहीं, मैं सिंपल स्ट्रैंगल बेचता था और एडजस्ट करता था। अच्छा। बस स्ट्रैंगल बेचता था और एडजस्ट करता था। पहले साल मतलब फ्रॉम डे वन आप एक तरह से ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिटेबल हो? हाँ। अच्छा। तो उसके बाद तो दिसंबर में जब 12 महीने मैंने अपने आप को टेस्ट कर लिया, तो मुझे लगा कि नाउ आई एम रेडी फॉर डाइविंग इनटू माय पैशन। तो ये जो किया मतलब शुरू के 1 साल बिल्कुल प्रॉफिट्स, तो इस समय भी आप किसी और से कुछ डिस्कस वगैरह नहीं करते थे, बस अपने हिसाब से? नहीं, मेरा कोई था नहीं, वैसा कोई कनेक्ट नहीं था किसी से। मतलब मेरे फैमिली में दूर दूर तक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई एक बंदा नहीं है, आज भी नहीं है। यारों दोस्तों में भी मतलब किसी से बात नहीं होती थी इस बारे में? फ्रेंड लोग हैं, वो लोग कैश मार्केट में करते हैं, पर एफएनओ तो मतलब दूर से ही लोग बदनाम करते हैं। अच्छा, और ये पूरा आपने सेलिंग से स्ट्रैंगल बेच के कमाया बेसिकली? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो कितना परसेंट आपने मतलब फर्स्ट ईयर में ऐसे कर दिया, मतलब पहले तो प्रॉफिट? हाँ, तो पहला 3 महीना तो मेरा एक नॉमिनल प्रॉफिट हुआ, जो जनवरी से मार्च था। मैंने उसको ज्यादा नोट भी नहीं किया, कुछ 30% बना होगा जनवरी से मार्च तक, 30% मतलब एनुअलाइज्ड। तो मैं
अपने मतलब नोट करने मतलब रिकॉर्ड करना शुरू किया अप्रैल 2021 से, और अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक मेरा 38% बना था। वाह ये तो बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बन गया मतलब। मतलब हाँ, आप ये कह सकते हैं वो बहुत ही धमाकेदार शुरुआत हुआ था। हाँ करेक्ट क्योंकि मैंने भी उसी समय शुरू किया था और मैं समहाउ पॉजिटिव चल रहा था। खैर मेरी स्टोरी अलग है तो लेकिन आप बताइए, पहले एक तरह से पहले साल में 38% प्रॉफिट, तो आपको आज भी लगता होगा ना वो तो ड्रीम प्रॉफिट था आपका शायद? हाँ बिल्कुल आज लगता है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। अभी काफी रेगुलेशंस चेंज हो गए हैं, तो अभी का मार्केट और उस समय का मार्केट में काफी अंतर है, और उस समय का जो चैलेंज था, मार्केट काफी चेंज हो गया है, और वी कैनॉट कंपेयर करंट मार्केट रिजाइम विद दैट रिजाइम। मेरे को पता है कि एक साल में 38% शायद कोई नहीं कमाता, तो अगर आपका पहले से एक साल में इस परसेंटेज का बन गया तो बहुत बड़ी बात है मतलब। नहीं अतुल जी, ऐसा नहीं है। उस समय मैं एक्चुअली ट्विटर अकाउंट जो होता था, उस समय मैं ट्विटर अकाउंट में भी एक्टिव हुआ। और हाँ, आपने जो पूछा ना कि किसी से कनेक्शन नहीं था, मेरा एक्चुअली वन साइडेड कनेक्शन था। जो ट्विटर में जो एक्टिव ट्रेडर्स लोग थे ना, तो उन लोगों का वन साइडेड कनेक्शन था, इसलिए कि मैं उन लोगों को फॉलो करता था। तो उन लोग जो आपस में स्क्रीनशॉट शेयर करते थे, स्ट्रेटजी जो कुछ बताते थे, आज ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, तो वो थोड़ा सा हेल्प करता था, तो वो उससे कुछ मदद मिल जाता था। लेकिन उस समय ऐसा बहुत लोग थे, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत लोग थे जो उस समय, अब हो सकता है वो गलत हो सही हो मुझे पता नहीं, लेकिन उस समय ऐसे बहुत लोग थे जो 100% भी एक साल में बनाए। एक्चुअली मैं खुद कभी ट्विटर पे गया ही नहीं, तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है, पर हाँ नहीं, मैं तो आज भी एक्टिव हूँ। और वो अब तो खैर कोई नहीं है, अभी तो 24% बनाने में लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वही सारे लोग, अभी 24% भी नहीं बन रहा है। लेकिन एक टाइम था वो, और उस समय एक चीज और था कि आपका जो मार्जिन का रिक्वायरमेंट था आज के कंपैरिजन में लगभग हाफ से भी कम था। करेक्ट ये तो है। तो बेसिकली सेबी हर साल कुछ ना कुछ टाइटन करता है, रेट टैक्सेस बढ़ाते जा रहे हैं, एसटीडी कितनी बार बढ़ गया है इस बीच, तो ये सब चीजें बिल्कुल, एसटीडी काफी बढ़ गया है। यस। तो फिर मार्च तक मतलब अपनी कैपिटल तब तक बढ़ाई थी या अभी उसी प्रॉफिट से ही बढ़ा रहे थे? नहीं, तो मार्च 2022 तक मैंने नहीं बढ़ाया था। तो जब मैंने दिसंबर में डिसीजन लिया कि अब मेरा मतलब फाइनल फुल टाइम ट्रेडिंग करने का टाइम आ गया है, तो मैंने दिसंबर में अपनी कंपनी से रिजाइन किया, और अप्रैल में मुझे रिलीव कर दिया गया। अच्छा। और अप्रैल तक मैं था कंपनी में, और 1 मई से मैं पूरी तरह फ्री हो गया। तो आपने डिसीजन जॉब छोड़ने का प्योरली ट्रेडिंग के बेस पे लिया था? एक तरह से ट्रेडिंग के बेस पे लिया, मेरा फाइनेंशियल कंफर्ट था। मैंने ये क्लियर कट ये सोच लिया कि अगर मैं सक्सेस नहीं भी करूंगा तो मेरा लाइफ चल जाएगा। अच्छा, क्योंकि मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मतलब आपको पता है मेरे से कई लोग ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि मैं कब अपनी जॉब छोड़ दूं, कितना परसेंटेज निकालने पे, तो इस पॉइंट पे आप ऐसे एस्पिरेशनल लोगों को कुछ एडवाइस देना चाहेंगे कि कब जॉब छोड़नी चाहिए? ये ना बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं है, और इसका आंसर भी काफी स्ट्रेट नहीं है। इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आते हैं। अगर कोई बंदा ये सोच के ट्रेडिंग में आना चाहता है कि उसका जॉब उसे पसंद नहीं आ रहा है, उसका बॉस उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, उसकी कंपनी अच्छी नहीं है, और ट्रेडिंग में बहुत इजी मनी हो जाता है, ट्रेडिंग से उसका सैलरी रिप्लेस हो जाएगा, अगर ये सब थॉट है तो मैं तो क्लियरली बोलूंगा कि प्लीज ये गलती मत करना, कि भूल से भी ये गलती मत करना कि आप फुल टाइम ट्रेडिंग। एक्चुअली यहाँ आने का मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए कि अगर आपको ट्रेडिंग आपके लिए पैशन है, आपके ब्लड में, आपके नर्व में फ्लो करता है ट्रेडिंग, आपका चार्ट आपके नर्व में फ्लो करता है, आप सोते जागते चार्ट को देखते हो, तब वो आपके लिए ट्रेडिंग है। नहीं तो आप सिर्फ पैसा बनाने के लिए, और आज के डेट में पैसा बनाना इतना आसान नहीं है। नहीं, कई लोगों के खून में ट्रेडिंग तो है, सोते जागते देखते भी हैं, लेकिन वो अपना सब कुछ बेच चुके हैं और लॉस करते जाते हैं, लेकिन उनके ब्लड में
नहीं, उसके लिए भी कुछ रूल्स है, जैसे कि मान लीजिए कोई अगर रियली में आना चाहता है तो सबसे पहले तो ये है कि उन लोगों को अपना फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग सिक्योर करना होगा इन टर्म्स ऑफ कि अगर मान लीजिए कोई 45 का 50 का है तो उसको ये एक मतलब मिनिमम मल्टीपल लेट से आपने फायर का नाम सुना ही होगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें बोलता है कि अप्रोक्सीमेटली 25 to 40 मल्टीपल, डिपेंडिंग अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग एप्लीकेबल है। तो 25 से 35 मल्टीपल में आपका जो भी एक्सपेंस है, मंथली एक्सपेंस, उतना आपके पास सेविंग होना चाहिए। तो अगर आपके पास वो सेविंग है और उसके अलावा आपके पास कुछ कैपिटल है और आप सीखना चाहते हैं तो जो एक्स्ट्रा कैपिटल है आप उससे सीखिए, धीरे धीरे सीखिए, स्लोली लगाइए, पहले लर्निंग में इन्वेस्ट कीजिए। उसके बाद अगर आपको मतलब आपका 6 महीना लगातार पीएनएल प्रॉफिट में दिखाता है तो आप धीरे धीरे आप कैपिटल बढ़ाइए। ऐसा नहीं कि बस ट्रेडिंग में आए और जुनून है तो सारा का सारा कैपिटल झोंक दिया और फिर 1 महीने में पूरा कैपिटल वाइप ऑफ कर दिया। करेक्ट करेक्ट, नहीं बहुत अच्छी। तो मैंने दिसंबर में अपना पेपर डाल दिया और मुझे अप्रैल एंड तक मुझे रिलीव कर दिया गया। तो मई से मैं फ्री हो गया और मैं अपना जो ऑप्शन सेलिंग का जर्नी था वो कंटिन्यू रखा, मैंने कभी ब्रेक नहीं लिया। अच्छा। और मैंने फिर कैपिटल बढ़ाया उस समय बढ़ाया थोड़ा बहुत। फिर जब मेरा ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड सेटल हुआ तो फिर मैंने एक अच्छा खासा अमाउंट मैंने बढ़ाया एंड ऑफ द ईयर। अच्छा। उसके बाद मैंने नहीं बढ़ाया। मेरा अभी जो है मेरा घर का खर्चा है, जो मेरा डे टू डे एक्सपेंस है और जो इनकम टैक्स है वो सब इसी से जाता है। अच्छा, ओके, मेरी तरह ही आपका भी कि मैं कंसंट्रेट नहीं करता हूँ। मैं मतलब मेरा पूरा फाइनेंशियल जो है डिपेंडेंसी वो इसी पे। तो फिर आपका वो वाला साल किस तरह से गया? तब तक आपने कोई स्ट्रेटेजी अपनी चेंज की थी? तो फिर नहीं, मेरी स्ट्रेटजी तो इवॉल्व होती रही है। मैं कभी एक स्ट्रेटजी पे स्टिक नहीं रहा हूँ। उसका रीजन ये रहा है कि मैं देखता हूँ कि जो मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो फिर वो स्ट्रेटजी जो मैं पहले यूज करता था वो उसमें स्ट्रगल करने लगता हूँ, उसमें मतलब वो वापस प्रॉब्लम आने लगता है। उसके बाद फिर ये आ गया ना डेली एक्सपायरी। तो डेली एक्सपायरी आ गया तो मैं उतना लंबा एक्सपायरी का मतलब पोजीशन नहीं लेने लगा। मैं 2 दिन पहले का एक्सपायरी का पोजीशन लेता था, वो एक्सपायरी तक रखा, फिर चेंज कर दिया, दूसरा एक्सपायरी, फिर तीसरा एक्सपायरी, हर दिन एक्सपायरी। तो आपने मतलब बैंक निफ्टी के अलावा किस चीज में काम किया मोस्टली? मैंने तो लगभग सब में काम किया। फिर निफ्टी में काम किया, मिड कैप निफ्टी में काम किया, बैंक निफ्टी में तो किया ही, निफ्टी में किया, और बैंक इनफैक्ट कुछ समय बैंकेक्स में भी काम किया। अच्छा। सेंसेक्स में काम किया। तो मैं लगभग सब चीज में ट्राई कर चुका हूँ। मोर और लेस करते थे मोस्टली, मतलब यूट्यूबर्स या ट्विटर देख के ही कुछ लोगों से सीख के करते थे कि अपने हिसाब से मतलब कैसे चेंजेस आए? मैंने दूसरे चीज ट्राई किया बट मुझे पता नहीं क्यों मेरा जो खुद का स्टाइल रहा है स्ट्रैंगल सेल करने का, या मेरा बाद में जो मैं अभी रिसेंट लगभग 6 साल भर से मेरा एक स्ट्रेटजी, 2-3 स्ट्रेटजी मुझे बहुत अच्छा लगने लगा तो मैं थोड़ा शिफ्ट कर गया हूँ। तो ऐसे उससे पहले मेरा स्ट्रैंगल वाला काफी फेवरेट था। मैं मतलब और जिसके साथ नेकेड, और दूसरा था कि मैं डायरेक्शनल लेता था। मैं ज्यादातर टाइम पे मैं डायरेक्शनल बेट लेता था कि मुझे थोड़ा सा क्लियर हो गया कि मार्केट बियरिश है तो बस मैं कॉल बेचूंगा, और अगर मार्केट बुलिश है तो मैं पुट बेच के बैठूंगा। मेरा व्यू गलत भी होता था, ऐसा नहीं है कि मेरा व्यू गलत नहीं हुआ, बट वो मैं बहुत ही छोटा लॉस लेके निकल जाता था। मुझे पता चल जाता था कि मेरा व्यू यहाँ पे गलत हो रहा है। उस समय आपको छोटा लॉस लेके निकलने में कंफर्टेबल था, मतलब कि जैसे क्योंकि कई लोग तो उसी में लेकिन आप वैसे पोजिशनल ट्रेडर ही थे तब भी? हाँ, मैं पोजिशनल ट्रेडर।
मैं ज्यादातर पोजिशनल ट्रेडर ही रहा हूँ। बस ये साल के शुरुआत में मैंने कुछ एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट किया था और 4-5 महीना 6 महीना मैंने चलाया, वो इंट्राडे था। तो मुझे नेट मैं देखा कि चार्जेस ज्यादा लग रहे हैं, प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। ठीक है, हो रहा है बट उतना ज्यादा नहीं हो रहा है, मेजरेबल नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि डिसकंटिन्यू करूंगा मैं एल्गो। तो वो किस तरह का इंट्राडे स्ट्रैंगल कुछ ऐसे है? वो नहीं, वो इंट्राडे था। उसमें आप स्ट्रैंगल बेचिए, आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए, और एक स्टॉप लॉस लग गया तो दूसरे का कॉस्ट टू कॉस्ट ले आइए। बहुत तरह का स्ट्रेटजी था। उसमें आप ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी भी लगा सकते हैं, रेंज बाउंड भी लगा सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल 920 स्ट्रैडल बहुत फेमस था, मतलब एक टाइम पे 2021-22 से 2023-24 तक काफी फेमस था। तो लोग 920 में स्ट्रैडल बेच दिए, जोड़ी बेच दिए और एक स्टॉप लॉस लगा दिए और उसके बाद छोड़ दिए। तो मैं 3-4 तरह का स्ट्रेटजी बनाया था, 4-5 एल्गो बनाया था और उसको चलाता था। बट मैं रियलाइज किया कि इसमें एक्सपेंसेस, मतलब टैक्सेस वगैरह, ब्रोकरेज वगैरह काफी ज्यादा हो जाता है। पिछले 2-3 साल किस तरह की ट्रेडिंग रही आपकी इन जनरल, मतलब रिजल्ट वाइज कैसा रहा? तो मैं तो फिर कंटिन्यू किया। इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट मेरा पहला साल तो 38% था, पहला फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद मेरा जो ट्रेडिंग एफएनओ इनकम था 32% था। फिर मेरा कुछ 22% हुआ। एक्चुअली कैपिटल बढ़ा तो मैं काफी कॉशियस हो गया। तो मेरा 22% था, बट मेरा 7% आ गया मेरा प्लेज मार्जिन से। तो मेरा उस साल 29 to 30% मेरा नेट बन गया। और फिर मेरा उसका नेक्स्ट ईयर, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर, कुछ 13% के आसपास था और 7.5% था प्लेज इंस्ट्रूमेंट से। तो कुछ 20-21 का मेरा रिटर्न रहा लास्ट ईयर तक। तो आप क्या इंस्ट्रूमेंट प्लेज करते हैं, मतलब वो क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? मैं प्लेज करता हूँ। मैं एक्चुअली ज्यादातर मैं गिल्ड फंड लेके प्लेज करता हूँ। गिल्ड फंड अभी क्या है, मार्केट ज्यादा चांसेस है कि इंटरेस्ट रेट डाउन जाएगा, तो मतलब जो गिल्ड फंड है वो काफी अच्छा परफॉर्म करेगी। ऐसे भी अगर आप गिल्ड फंड का लॉन्ग टर्म रिटर्न देखिए तो 7-7.5 रिटर्न दे ही देता है, और गिल्ड फंड काफी सिक्योर है, पहला चीज। दूसरा चीज है कि इसमें आपको 90% मार्जिन मिल जाता है। आपका जितना फंड आपने प्लेस किया उसका 90% मिल जाता है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो मार्जिन मिलता है, दिस इज कंसिडर्ड एज ए कैश इक्विवेलेंट। मतलब आप अगर निफ्टी में प्लेज कर रहे हो तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट, बट ये दिस विल बी कंसिडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट। तो मुझे की रिक्वायरमेंट होती है 50% कैश 50% मार्जिन। तो इस केस में भरना पूरा कैश की तरफ ही आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मेरा क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है। आप स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड या ETF वगैरह बिल्कुल नहीं करते, थोड़ा बहुत करते हो? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करता। मेरा एक अलग अकाउंट है जीरोधा में, वो स्मॉल अकाउंट है। उसको मैंने रिटर्न के लिए कम लेकिन प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा रखा है। प्रोटेक्शन इन द सेंस कि कभी कभी जैसे मेरे मेन ब्रोकर के साथ कोई सिस्टम का ग्लिच हो गया या कुछ काम करना बंद हो गया और मेरा कोई पोजीशन है, मुझे काउंटर पोजीशन लेना है, तो मेरे पास दूसरे ब्रोकर का ये इट्स काइंड ऑफ प्रोटेक्शन इंश्योरेंस। तो मैं उसमें कुछ फंड रखता हूँ और उस फंड को मैं कभी निफ्टी 20 में ले लेता हूँ, मिड कैप 20 में रख लेता हूँ, इस तरह से उसको मैनेज करता हूँ। अच्छा, तो कुछ प्लान है आगे या ऐसे ही ज्यादा हैप्पी हैं आप कि स्टॉक्स में या इक्विटी में लगाने का पैसा? नहीं, मेरा एक्चुअली क्या है, आप अगर देखो तो 2020 के बाद मार्केट जो है, बीच में थोड़ा सा हिकअप्स आया था, बट मार्केट वन साइडेड अप मूव किया है और मतलब इतना स्ट्रॉन्ग रैली दिया है पहले 3-4 साल में। उसके बाद वो एक्सपेक्टेशन करना, सेम रिटर्न एक्सपेक्टेशन करना थोड़ा अनरीजनेबल होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट बहुत ज्यादा यहाँ से परफॉर्म करेगी। मतलब ऊपर जाएगी तो फिर वो वैल्यूएशन का कंसर्न आ जाएगा, नीचे जाएगी तो फिर वो सपोर्ट आ जाएगा, DII का बाइंग आ जाएगा।
तो इस तरह से मतलब मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट एक रेंज बाउंड में ट्रैवल करेगी। तो मेरा ये टारगेट है कि जब भी कभी 10-12% का मार्केट का करेक्शन होता है तो मैं अपना जो गिल्ड फंड है वो उठा के मैं बीज में डाल दूंगा। जब से मैंने ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट की है तब से अभी तक मेरा सिर्फ दिसंबर 2024 एक मंथ में लॉस हुआ है, उसके बाद मैंने कभी लॉस नहीं देखा। मतलब उसके बाद और भी नहीं, उसके पहले भी नहीं? उसके बाद उसके पहले नहीं, मतलब मेरा 60 मंथ कंप्लीट होने वाला है इस 5 मंथ साल में। में केवल 1 महीने आपने लॉस दिया है? हाँ, 5 साल में मेरा 1 महीना ही लॉस हुआ। तो आप तो इंडिया के पहले ऐसे ट्रेडर्स हो गए मेरे ख्याल से जो 5 साल में सिर्फ 1 महीना लॉस। हाँ, बाय गॉड्स ग्रेस मैंने मतलब फॉर्चुनेटली कभी किसी भी मंथ मैंने लॉस नहीं देखा। इनफैक्ट कुछ 2-3 साल तो ऐसा रहा कि मैंने वीकली लॉस भी नहीं देखा था। तो अच्छा, बाद में थोड़ा बहुत वीकली लॉस हुआ, लेकिन मंथली लॉस तो फिर सिर्फ दिसंबर 2024 में हुआ। उसे आपको उसके क्या पहले लगता है, मतलब इसके पीछे क्या राज है कि किसी भी महीने आपका लॉस नहीं हुआ? मतलब कोई पर्टिकुलर चीज? हम्म, एक बहुत बड़ा रीजन है मेरा खुद का कैरेक्टरिस्टिक का। मैं वो मेरा स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है। तो मेरा फियर है जो मेरा स्ट्रेंथ है और फियर ही मेरा वीकनेस है। अब ये कैसे स्ट्रेंथ और वीकनेस है मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। तो फियर इसलिए मेरा स्ट्रेंथ है कि मैं ज्यादा देर तक मैं लॉस में टिकता नहीं हूँ। अनलाइक माय इनिशियल ट्रेडिंग डेज, जब 2010-2013 में मैं ट्रेडिंग करता था, उस समय मैं लॉस लेके बैठा रहता था। 1.5 लाख 2 लाख जितना भी लॉस जा रहा है मैं लॉस लेके बैठा रहता था। अभी एकदम उल्टा हो गया है। मैं अगर स्क्रीन पे 10,000 लॉस देखता हूँ तो मुझे मतलब रेस्टलेस फीलिंग होने लगता है। मैं होटल पे भी आप? अच्छा, तो लेकिन वही जैसे वॉरेन लोग बोलते हैं, वॉरेन बफेट के 2 रूल्स हैं, नेवर टेक लॉस एंड रूल नंबर 2 नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। एब्सोल्युटली तो वही फिलॉसफी लग रही है आपकी। हाँ, तो मैं क्या है मुझे मतलब मैं बहुत बार बाहर हो जाता हूँ ट्रेड से। ऐसा भी होता है कि वो ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गया इवेंचुअली, पर मैं काफी इसके कारण क्या है, इसीलिए मैंने बोला कि वीकनेस भी है, यही मेरा कैरेक्टरिस्टिक जो है वीकनेस भी है। तो कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने अच्छे अच्छे ट्रेड गवा दिए इसी के कारण। मेरा लॉस हुआ है ऐसा नहीं है, मेरा एक एक दिन में मतलब जैसे दिसंबर 2024 का मेरा 3% कैपिटल चला गया था उसकी एक ही दिन। कहानी बताइए, वो कैसे लॉस हो गए प्रॉफिट्स की? तो क्या दिसंबर में? हाँ, तो वो दिन है, वो भी दिन मैं कभी लाइफ में नहीं भूलूंगा, क्योंकि दैट वाज द बिगेस्ट शॉक फॉर मी। वो एंड दैट गेव मी लॉट ऑफ लर्निंग। बहुत सारी चीजें मैंने सीखी उस दिन, और बहुत सारे चीजों को मैंने सोचा कि मतलब मैं हमेशा उसको फॉलो करूंगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मैंने उस दिन बहुत सारे रूल ब्रेक किया था। मैंने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया, मैंने मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया, मैंने साइकोलॉजी पूरी तरह से बिगाड़ दिया। तो हुआ ये कि उस दिन आप देखोगे, और उस समय जेन स्ट्रीट का काफी नाम चल रहा था, जेन स्ट्रीट मार्केट को मैनिपुलेट कर रही है। तो उस समय मतलब मार्केट क्या होता था, एक्सपायरी के दिन काफी वोलाटाइल हो जाती थी, एकदम से ऊपर एकदम से नीचे, फिर एकदम से ऊपर फिर एकदम से नीचे। तो ये हो रहा था उस समय, ऐसा चल रहा था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होता था कि एक्सपायरी के दिन जो था वो आईवी काफी स्पाइक हो जाती थी। मतलब मार्केट नीचे गिर रहा है लेकिन कॉल का प्रीमियम बढ़ रहा है, तो ऐसा होता था। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ कि मार्केट जो है कुछ 24,480-70 के आसपास खुली, और नीचे जाते जाते 24,300 तक चली गई। और उस समय कुछ 24,800 का प्रीमियम, मतलब 500 डिस्टेंस का प्रीमियम मैंने जो बेचा था कुछ 16 रुपया में बेचा था निफ्टी का। मतलब 500 डिस्टेंस का प्रीमियम, सेम डे एक्सपायरी, 16 रुपया। तो वो मुझे लगा कि यार ये तो मतलब इट्स ए फ्री मनी, इतना अच्छा, मतलब इट्स ए टेम्पटिंग प्रीमियम। 500 मैंने वो 16 रुपये तो बहुत ज्यादा है, मतलब एक तरह से। हाँ, तो वो उस दिन तो अनयूजुअल बिहेवियर कर, लेकिन मैं ये पकड़ नहीं पाया कि ये अनयूजुअल बिहेवियर के पीछे पूरा गेम है। तो वो बाद में क्या हुआ, वो धीरे धीरे ऊपर जाने लगा, और मैं उस दिन क्या किया, स्टॉप लॉस नहीं लगाया। मैं सोचा कि अरे इतना दूर थोड़े आएगा, अभी एक तो मार्केट बियरिश था,
अब ज्यादा से ज्यादा अगर मान लो रिकवर भी किया तो 50-100 पॉइंट ऊपर जाएगा और क्या करेगा। तो मैंने उस दिन स्टॉप लॉस नहीं लगाया और मैं फ्रीज हो गया। फ्रीज हो गया तो मैं काफी हाई पे जाके मैंने वो पोजीशन को काटा, तो फिर भी मेरा 0.5% लॉस हुआ था कैपिटल का। तब तक मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था। मैं गलती ज्यादा मैंने 2:30 बजे किया। 2:30 बजे मैंने काट दिया था वो पोजीशन और 2:30 बजे मैंने उस समय 24,800 चला गया था, मतलब निफ्टी, मतलब नीचे से 500 पॉइंट का रिकवरी दे दिया था। तो वहां पे मैंने देखा कि और 2:30 बज रहा था और उस समय स्ट्रैडल 75 पुट 75 कॉल 150 रुपीज। आधा घंटा के बाद एवरेज होने शुरू हो जाता है। मतलब ये काम तो सुबह सुबह होता है कि 150 रुपए का स्ट्रैडल मिल रहा है। ये 230 को है। मेरे को याद है वो दिन एक्चुअली। तो मैंने दोनों सेल कर दिया और फुल क्वांटिटी सेल कर दिया और सेल करके मैंने लैपटॉप को बंद कर दिया। आपने सोचा कि अब तो शाम तक बड़ा पैसा बन जाएगा। और मैंने बहुत बड़ा गलती किया कि मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। मतलब अगर मैं उस दिन अगर 30-40%, 50% कुछ भी स्टॉप लॉस लगाता तो मेरा काम बन जाता। और वो मतलब लैपटॉप मतलब शट डाउन नहीं किया था, बस लॉक कर दिया था। मेरा बेटा उस समय मेरे साथ ट्रेडिंग देखता था, वो मैं लॉक करके चला गया, वो खोल दिया, वो खोल के देखने लगा। उसको थोड़ा टेंशन था क्योंकि उस दिन लॉस मैंने बुक किया था। तो वो बस 5 से 10 मिनट हुआ होगा, 10 मिनट रहा होगा। 10 मिनट में आके बोलता है कि डैडी आपका प्रीमियम तो पुट का 70 से 280 हो गया। मैं एकदम दौड़ा आया लैपटॉप के में और मैं देखा कि प्रीमियम तो एकदम स्पाइक कर गया और निफ्टी डीप मार गया, और डीप भी छोटा मोटा नहीं, 300 पॉइंट का डीप मार गया 10 मिनट के अंदर, 10-15 मिनट के अंदर। तो फिर मैंने इमीडिएटली पुट और कॉल दोनों काट दिया और इसी में मेरा 3% हो गया। आपका अभी मतलब दिन भर का टाइमिंग कैसे चलता है आपका ऑन कंप्यूटर, या कैसे आपका शेड्यूल है? तो मेरा शेड्यूल काफी लाइट शेड्यूल है, बहुत ही रिलैक्स शेड्यूल है। मैं मॉर्निंग में उठता हूँ तो मैं अपने आप को लगभग 1-1.5 घंटा देता हूँ। इसमें मेरा डेली रूटीन है और एक्सरसाइज वगैरह है। मैं मेडिटेशन करने का कोशिश किया पर नहीं कर पाया, तो पर मैं एक्सरसाइज करता हूँ। और उसके बाद मैं लगभग 8:45 को मैं टर्मिनल पे आ जाता हूँ और मैं अपना पोजीशन वगैरह देख लेता हूँ। और अगर मेरा पोजीशन मोर और लेस ठीक ठाक है तो फिर मैं टर्मिनल में ज्यादा देर नहीं रहता। मतलब मैं फिर 1-2 घंटा छोड़ देता हूँ, बुक वगैरह पढ़ता हूँ और या टीवी देख लिया, कोई मूवी देख लिया या कोई वेब सीरीज देख लिया। बट फिर 1-1.5 घंटा में आके वापस देखता हूँ। मतलब 9:15 आपको ज्यादा टेंशन नहीं देता जनरली? नहीं, मुझे एक्चुअली अगर मुझे कोई पोजीशन लेना है, नया पोजीशन लेना है, तब मैं 9:15 से 11 o'clock तक बैठ जाता हूँ। कौन सी स्ट्रेटेजीज आपकी मोस्टली चलती हैं आजकल? मतलब हाँ, तो अभी तो सबसे अच्छा मुझे जो लगता है इस इन्वायरमेंट में, ऑफ कोर्स ये रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं देती है, बट मुझे मेरा फेवरेट स्ट्रेटजी है क्योंकि इसमें डाउनसाइड मुझे काफी लिमिटेड लगता है। तो वो स्ट्रेटजी है कॉल कैलेंडर। अच्छा। और ये मेरा फेवरेट स्ट्रेटजी है। वैसे मैं और भी 2-3 स्ट्रेटजी यूज करता हूँ डिपेंडिंग ऑन द मार्केट डायरेक्शन, मोमेंटम जैसा दिखता है उस हिसाब से मैं आयरन बटरफ्लाई मैं उसमें बियरिश, बुलिश और रेंज बाउंड बटरफ्लाई यूज करता हूँ। तो उसमें भी रिस्क रिवार्ड काफी अच्छा रहता है, प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम रहता है लेकिन रिस्क रिवार्ड काफी अच्छा रहता है। तो खास करके मैं एक्सपायरी के टाइम पे ये यूज करता हूँ क्योंकि उसमें क्या है, मुझे थोड़ा आइडिया आ जाता है कि एक्सपायरी कितना रेंज में हो सकता है। आई मे बी रॉन्ग, तो अगर रॉन्ग हो गया तो छोटे लॉस में मैं काट के निकल जाता हूँ। तो इस स्ट्रेटेजी में आप अपनी कैपिटल का मतलब कितना परसेंट लगा देते हो जब ये चलता है, या बड़ा कैपिटल लगा देते हो? नहीं, बड़ा कैपिटल तो इसमें नहीं लगाता, मैं तो सबको डिवाइड करता हूँ। जैसे किसी इसमें 15-20% लगाया तो फिर कॉल कैलेंडर में लगाया 15-20%,
फिर मेरा एक और स्ट्रेटजी है वो रेशियो का, कॉल कॉल रेशियो स्प्रेड। उसमें क्या है, मैं एक्सपायरी के 2 दिन पहले 2DT में, उसमें मैं बेसिकली जैसे निफ्टी का हुआ तो 100 पॉइंट डिस्टेंस का कॉल मैंने बाय कर लिया और 200 पॉइंट डिस्टेंस का कॉल मैंने 2 लॉट सेल कर दिया। अब ये तभी करता हूँ जब मुझे नेट क्रेडिट मिलता है। अगर नेट क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो मैं छोड़ देता हूँ। आप अपना डेली शेड्यूल बता रहे थे, मैं बीच में क्वेश्चन पूछ लिया तो आप। हाँ, तो उसमें वही 8:45 के आसपास मैं टर्मिनल में आ जाता हूँ और वो जो मैं देख लेता हूँ अपना पोजीशन। अगर मेरा पोजिशनल ट्रेड कुछ बचा हुआ है तो मैं देख लेता हूँ सिक्योर है, कुछ चेंजेस करने का, एडजस्टमेंट करने की जरूरत है नहीं है। अगर नहीं जरूरत है, सब ठीक ठाक चल रहा है तो फिर और मार्केट भी मैं आधा घंटा देख लेता हूँ 9:15 से 9:45 10 बजे तक, तो मुझे एक स्टेबल लगता है तो फिर मैं वापस अपना काम धंधा करना शुरू कर देता हूँ, अपना पढ़ाई वढ़ाई कुछ बुक वगैरह पढ़ने लगा। और ऐसा नहीं है मैं पूरी तरह से छोड़ देता हूँ, वापस में आके 1.5 घंटा 1 घंटा के बाद एक बार नजर लगा लेता हूँ और फिर मोबाइल मेरे पास रहता है। अगर वैसा कुछ मुझे डाउट हुआ या कुछ हुआ तो एक बार मोबाइल में से मैं जस्ट निफ्टी का लेवल देख लेता हूँ, उससे मुझे मेरा पोजीशन का आइडिया हो जाता है। तो अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं टर्मिनल पे आ जाता हूँ। तो ये तो उसके बाद मतलब इस तरह से समझिए कि ओवरऑल 9:30 से 3:30 में 2.5 से 3 घंटा मैं टर्मिनल पे रहता हूँ। अब वो स्प्रेड रहता है, जैसे सुबह 45 मिनट रहा, बीच में 1 घंटा 1.25 घंटा रहा, लास्ट में 1.5 घंटा 2 घंटा रहा, तो 3 घंटा लगभग रहता है मेरा स्क्रीन टाइम, 3-3.25 घंटा, डिपेंडिंग ऑन कैसा मार्केट है। तो बाकी टाइम आप कहाँ बिताते हैं, मतलब आपकी हॉबीज क्या है या क्या काम आपको पसंद है करना? हाँ, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है मेरा। एक तो हॉबीज है, मुझे बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं बहुत तरह का बुक पढ़ता हूँ। अभी जैसे मैंने कुछ समय पहले एक मार्क मिनर्वी का बुक पढ़ा था, थिंक एंड ट्रेड लाइक ए चैंपियन, तो वो मुझे बहुत अच्छा, उसमें VCP मेथड था, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन प्राइस मेथड। तो VCP मेथड काफी पॉपुलर है उनका मेथड, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा और उसमें बहुत सारा माइंडसेट का था। फिर ट्रेडिंग इन द जोन पढ़ा, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने एक बुक पढ़ा द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, तो वो स्टोरी, मतलब वो काफी अच्छा से वो स्टोरी को प्लेस किया था, वो भी मुझे काफी अच्छा लगा। एक निकोलस डार्वास का बुक आपने नाम सुना होगा, हाउ आई मेड $2 मिलियन इन स्टॉक मार्केट। हाँ, नाम सुना है, पढ़ी नहीं है। हाँ, तो वो बुक में मैंने पढ़ा है, तो वो मुझे काफी अच्छा लगा, वो काफी इम्प्रेस किया। और इसके अलावा मैं मतलब लाइफ से फिलोसफिकल रिलेटेड बुक भी पढ़ता हूँ। जैसे आप एक मॉन्क का नाम सुने होंगे, गौर गोपाल दास। बिल्कुल सुने हैं। हाँ, तो उसमें शॉर्ट्स वगैरह भी काफी आते रहते हैं उनके। हाँ, तो उनका एक बुक था, फर्स्ट बुक जो उन्होंने पब्लिश किया था, लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स। तो वो मैंने अभी रिसेंटली अभी कंक्लूड किया, अभी जस्ट 2-3 दिन पहले उस बुक को पढ़ के खत्म किया। अच्छा, तो वो बुक किया, तो इस तरह से मैंने बुक पढ़ता रहता हूँ। और इसके अलावा मैं नोवेल पढ़ता हूँ, जो मिस्ट्री और सस्पेंस वाला, थ्रिलर सस्पेंस वाला जो नोवेल रहता है वो मैं पढ़ता हूँ। बहुत सारे राइटर हैं उसमें से, तो मैं उसमें से मेरा ये जो किंडल है, किंडल मेरा फेवरेट ये है, प्ले है, तो मैं किंडल में बुक पढ़ते रहता हूँ। मोस्टली इंग्लिश के अलावा सस्पेंस मिस्ट्री वाले नहीं, वो मिक्स रहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों रहते हैं। और मुझे एक्चुअली सही पूछिए तो हिंदी में वाला मुझे ज्यादा मजा लगता है, क्योंकि उसमें क्या है ना, वो जो शब्दों का प्रयोग रहता है ना, जिस तरह से हम लोग जो ग्रो किए हैं, जो जिस तरह से बोल, उसका शब्दों का वो ज्यादा क्लोज और अटैच लगता है, तो मुझे वो वाला ज्यादा अच्छा लगता है। पर मैं दोनों पढ़ता हूँ। अच्छा, तो हाँ, तो मैं वो मतलब अभी तक तो मैं लगभग जब से जॉब छोड़ा हूँ, मैं 100 से ज्यादा थ्रिलर में पढ़ चुका हूँ।
मेरे को थ्रिलर्स देखने का शौक है, आपको थ्रिलर्स पढ़ने का शौक? हाँ नहीं, मुझे से देखने का मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि इसमें से इतने अच्छे अच्छे स्टोरीज बने हुए हैं, अगर स्क्रिप्ट राइटर चाहे तो अच्छा अच्छा मूवीज बना सकता है। पर क्या है, आजकल जो मूवी जो बन रहा है वो नॉट अप टू द मार्क। तो बट स्टोरीज बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, बट वही है, उस स्टोरीज को मूवी में कन्वर्ट नहीं किया हुआ। आप इतने पैसे वैसे कमा रहे हो तो कोई स्टोरी मूवी वगैरह बना लो, एक और क्या। कभी ये ख्याल नहीं आया दिमाग में कि मूवी बनानी चाहिए? नहीं, मेरा बिजनेस साइड में जाने का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं ओरिजिनली मैं बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा जो थे, मेरे पिताजी, वो एक छोटे मोटे बिजनेस करते थे और मैं उस बिजनेस में काफी सपोर्ट किया। मैंने काफी देर तक बिजनेस में मैं उनके साथ रहा, पर मुझे कभी सक्सेस नहीं मिला। और मुझे उस बिजनेस का बहुत सारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो फिर आपको क्या लगता है, आज से 4-5 साल बाद आप अपने आप को यही करते हुए देखते हो, या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, या कहाँ देखते हो? कुछ सोचा इस बारे में? मैं तो मैं जिस दिन ट्रेडिंग किया बस उसी दिन का सोच के चलता हूँ कि आज ही ट्रेडिंग खत्म है, कल से शायद ट्रेडिंग ना भी हो। तो मैं वैसा फिलॉसफी लेके चलता हूँ। और मैं आई एम नॉट श्योर कि ये FNO जो मैं कर रहा हूँ या जो कैश मार्केट है, जो भी कुछ भी है, ये इसमें कैसा स्ट्रक्चर चेंज होगा, जो रेगुलेटर है किस तरह का फ्यूचर चेंजेस आएगा, ये ऑल दीज थिंग्स आर अनसर्टेन। तो इसके ऊपर बेट लगाना कि मैं यही करता रहूंगा, ये थोड़ा सा इट इज लाइक टू अर्ली टू कमेंट। जैसे कई लोग सोचते हैं ना कि ट्रेडिंग कर ऑप्शन सेलिंग करके भी कैपिटल एक बार इसके बियॉन्ड पहुंच जाए, फिर ये भी नहीं करना है, फिर अपना केवल इंटरेस्ट के पैसे पे लाइफ चलाए। नहीं, मैं जब तक मेरा हाथ पैर चल रहा है तब तक मैं ट्रेडिंग करता रहूंगा। अगर ट्रेडिंग भी चल रहा है, ट्रेडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, किसी तरह का रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शन नहीं आया और मेरा हाथ पैर चल रहा है, तो मैं ट्रेडिंग नहीं रोकूंगा, क्योंकि ये इट्स नॉट फॉर मेकिंग मनी, दिस इज माय लाइफ लाइन। मतलब ये मेरे नर्व में फ्लो करता है एज ए ब्लड, तो मैं इसको छोड़ नहीं सकता। मुझे पता नहीं आगे क्या चेंजेस होगा, but it's really a big challenge for us to shift from one regime to another regime. करेक्ट, हाँ ये तो है। और वैसे जो आप ट्रेडिंग करते हैं उसमें मतलब आप चार्ट्स वगैरह कितना देखते हैं? मतलब देखने की जरूरत पड़ती भी है कि नहीं पड़ती है? नहीं, बिल्कुल मैं चार्ट बहुत देखता हूँ, और मैंने ये बात आपको बताई कि मैं डायरेक्शनल ट्रेडिंग करता हूँ, तो मेरा ज्यादा कैपिटल जो है डायरेक्शनल पे रहता है। तो मैं तो चार्ट तो देखता हूँ, एंड आई लव रीडिंग चार्ट, वाचिंग चार्ट। मैं अभी प्राइस एक्शन फॉलो करता हूँ, और ज्यादा मैं इंडिकेटर वगैरह यूज नहीं करता। 2-3 इंडिकेटर है जो मैं यूज करता हूँ, बट मेरा मेन जो फोकस रहता है वो प्राइस एक्शन पे रहता है। तो मैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके रखता हूँ अपने चार्ट पे, और ट्रेंड लाइन वगैरह मार्क करके रखता हूँ, और उसके बेसिस पे जिधर कुछ ब्रेक हुआ या कुछ ऐसा मतलब अपॉर्चुनिटी मिला, देन आई गो फॉर डायरेक्शनल ट्रेड। ओके, तो आपको ये अपनी एक फेवरेट स्ट्रेटेजी थोड़ा डिटेल में बताएंगे, या फिर मैं आप अगर बोले तो मैं कॉल कैलेंडर एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपके व्यूअर्स के लिए। तो कॉल कैलेंडर स्ट्रेटजी में क्या करते हैं हम, कॉल कैलेंडर स्ट्रेटजी में बेसिकली 2 डिफरेंट एक्सपायरी का सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल एक बाय करते हैं और एक सेल करते हैं। तो जो नियर एक्सपायरी रहता है उसको सेल करते हैं, और जो डिस्टेंट एक्सपायरी का रहता है, जो फर्दर एक्सपायरी का रहता है, दूर का एक्सपायरी का, उसको बाय करते हैं। ओके, और इसमें एक्चुअली दो एलिमेंट होता है प्रॉफिट कमाने का। पहला होता है IV का डिफरेंस, दूसरा होता है थीटा का डिफरेंस। तो बेसिकली जो नियर एक्सपायरी है ऑब्वियसली उसका थीटा डीके फास्टर होगा जो कंपेयर टू जो दूर का एक्सपायरी है। ओके, और दूसरा जो एलिमेंट होता है कि अगर जो नियर एक्सपायरी का IV है वो अगर स्पाइक है, मतलब ज्यादा है कंपेयर टू जो दूर वाला एक्सपायरी है उसके, तो उसमें क्या होगा कि IV क्रश ज्यादा होगा, मतलब फास्ट होगा और ज्यादा क्रश होगा। तो उसमें इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ज्यादा है उस प्रीमियम में,
तो उसमें भी आपको बेनिफिट होगा। तो ये 2 थॉट प्रोसेस है ये कॉल कैलेंडर बनाने का। तो उसको जैसे मैंने बताया कि उसको बनाते हैं इस तरह से कि आप जो अभी चल रहा है, अभी जो आप हर मंडे को बनाना है और 11 बजे बनाना है। मतलब आप 11 से 11:30 कभी भी आप बना सकते हो। मैंने जस्ट एक टाइम ले लिया है 11 बजे का। आइडियली मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी करो एक फिक्स टाइम पे करो ताकि एक डिसिप्लिन बन सके। तो मैं 11 बजे का मैं बता रहा हूँ। तो मंडे 3 नवंबर का आप दिखा रहे हो अभी? हाँ। तो इसमें क्या करना है, जो करंट स्पॉट प्राइस है उसी के आसपास का एक्सपायरी, उसी के आसपास का जो स्ट्राइक प्राइस है, जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरी है उसको सेल करना है। अभी देखिए मंडे है तो ट्यूसडे नेक्स्ट एक्सपायरी कौन सा होगा, वो ट्यूसडे का होगा। तो ट्यूसडे का उसको छोड़ देना है, एक दिन बाद वाला जो एक्सपायरी है उसको छोड़ देना है। जो उसका अगला एक्सपायरी है उसका जो कॉल है उसको बेचना है, ठीक है। और उसी स्ट्राइक प्राइस का उसके बाद वाला एक्सपायरी को बाय कर लेना है 1 लॉट। तो अपने 25,750 की कॉल 11 नवंबर की सेल कर दी, 18 नवंबर की बाय कर ली, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपका पे ऑफ ग्राफ बन जाता है। ओके। तो इसमें एक चीज ये है कि आप ये देखो कि इसमें रिस्क रिवार्ड कैसा है। 11.7% इसमें प्रॉफिट है और 4.8% मैक्सिमम लॉस। तो इसमें रिस्क रिवार्ड काफी फेवरेबल है। पहला चीज, प्रोबेबिलिटी आप देखो, पीओपी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ये 63% के आसपास है, ये भी अच्छा है। करेक्ट। और इसमें ये है कि अगर मान लीजिए कि कल को काफी बड़ा गैप डाउन भी हुआ या गैप अप हुआ तो आपके लिए मतलब वो स्लीपलेस नाइट नहीं होगा। करेक्ट। क्योंकि और इसमें एक रिस्क मैनेजमेंट मतलब फॉलो करना है कि आपको फुल कैपिटल का कभी डिप्लॉय नहीं करना है। आप हमेशा इसको 1/3 कैपिटल का आप डिप्लॉय कीजिए। मान लीजिए कल को बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना होगा? ये 4.8%। आपने कैपिटल कितना लगाया? 1/3। तो आपका मैक्सिमम लॉस पूरे कैपिटल पे कितना हुआ? 1.6%। 1.6 हो गया। राइट। तो मतलब आपका वर्स्ट केस में मतलब क्या मतलब ये वर्स्ट मतलब ब्लैक फ्राइडे या ब्लैक मंडे कुछ ऐसा इवेंट हो गया तो वो इवेंट में भी आप 1.6% ही लूज कर रहे हो इसमें। सबसे पहले तो ये है कि 1/3 चलाना है। दूसरा चीज है कि इसमें एडजस्टमेंट करना है। अब एडजस्टमेंट का क्या तरीका है कि अगर मान लीजिए ये जिस यहाँ पे ब्रेक इवन है, 2 साइड आपको दिख रही होगी ब्रेक इवन। तो जिस साइड का ब्रेक इवन में आता है उसका ऑपोजिट साइड का जो स्ट्राइक प्राइस है वो नियर एक्सपायरी का वो 30 से 35 रुपये के आसपास का वो बेच देना है। तो मान लीजिए कि अगर ये जो स्पॉट है वो पुट साइड में मतलब बेयरिश साइड में अगर ब्रेक इवन के पास टच कर गया तो मैं कॉल का 30-35 रुपये का कॉल जो 11 नवंबर का है वो मैं बेच दूंगा। 9 दिसंबर का मैंने सेल किया और 16 दिसंबर का मैंने बाय किया। अब इसको चलाते हैं। 0.4 काफी नीचे को आ गया पर अभी वैसे तो ग्रीन में ही है। ग्रीन में पर एडजस्ट कर देंगे क्योंकि ब्रेक इवन के पास चला गया। 30 से 32 का तो 30 रुपए के करीब 30-35 रुपए आप देखते हैं ना? हाँ एडजस्ट कर दिया। तो 3,000 2,000 0.3% हो गया प्रॉफिट। अभी तो 4 दिसंबर ही चल रहा है एक्चुअली। 0.4% हो गया यहाँ पे। हाँ बस ये 0.5% हो गया, अब निकल जाएगा। अच्छा अभी तो 4 थर्सडे ही हुआ है, 4 दिसंबर है ना? 26,090 पे। ओके। तो इस तरह से आप देखिए एक्चुअली मतलब इसका आपको मतलब आप अगर 10 बार करेंगे तो 1-2 बार ही लॉस होगा।
लेकिन जैसे आप ये बनाते हैं इसको, तो 1/3 कैपिटल तो आपने इसमें लगा दिया, तो बाकी कैपिटल आप किसी और स्ट्रेटेजी में लगा के रखते हैं कि उसको फ्री रखते हैं? हाँ, नहीं उसको लगा के रखते हैं। आप जैसे फॉर एग्जांपल आप इंट्राडे ट्रेड कर लीजिए, आप दूर का 5-10 रुपया का पुट और कॉल बेच दीजिए, उसमें दिन भर में नहीं तो 2-3 रुपया तो गलेगा ही दोनों साइड, तो आपका वो प्रॉफिट हो जाएगा। और आपसे आपका वो कैपिटल फ्री भी रहेगा। आप जब चाहे आप उसको फ्री कर सकते हो, उससे निकाल के आप इस पे लगा सकते हैं। ये 9 अप्रैल वाला मैंने बेच दिया। नहीं तो 7 की सुबह ही आप 9 वाला बेच रहे हैं? हाँ, 7 सुबह। ओके, मतलब अच्छा, ये मतलब थर्सडे की एक्सपायरी का बेच रहे हैं मंडे मॉर्निंग को? हाँ करेक्ट, क्योंकि देखिए आप प्रीमियम 305 है, बहुत ज्यादा प्रीमियम, और 17 का मैंने बाय कर लिया। अब आप एक चीज देखो, इसमें रेंज कितना बड़ा मिला है, और दूसरा चीज जो मैंने रूल बताया था, आप ये देखो आईवी कितना ज्यादा है इसका, 4326। यही मैं बोल रहा था। ये तो बहुत ही हाई, इसमें इंडिया बहुत, हाँ ये बहुत हाई है। अब इसमें देखो रिटर्न कैसा आता है, अभी मैं उसको दिखाता हूँ। तो ये जब कंडीशन मीट होता है ना, तो रिटर्न इजी से आता है और ज्यादा आता है। ये देखो 0.4 तुरंत हो गया, 0.6 तुरंत हो गया, 0.7 तुरंत हो गया, ये देखो 1.7%, एक सेम डे में ही आ गया है। सेम डे में आ गया। तो जब भी कभी कोई इवेंट आता है और आईवी स्पाइक होता है ना, तो इवेंट के बाद जो है आईवी फॉल होना शुरू होता है। तो आप उस समय आप करो, आपको शायद मोस्ट लाइकली ये कंडीशन मीट होगा, और उस समय आपको बहुत आसानी से ये कैलेंडर पैसा देगा। तो आप जनरली लिमिट करते हैं कि मार्केट करते हैं? मैं मार्केट करता हूँ, लेकिन मैं कॉल कैलेंडर का बास्केट लगा के करता हूँ। अच्छा। तो अब इन जनरल आप ट्रेड्स में मार्केट ऑर्डर ही करते हैं? हाँ, मैं यूजुअली मार्केट ऑर्डर करता हूँ। मैं जब आराम से कोई ट्रेड लेना है, जैसे डायरेक्शनल ट्रेड लेना है, मुझे एक पर्टिकुलर लेवल पे शॉर्ट करना है कॉल या पुट, तब मैं वेट करता हूँ, तब मैं लिमिट ऑर्डर लगा देता हूँ। एग्जीक्यूट हो गया तो फिर मेरा ट्रेड चालू। आपने कभी स्टॉक्स में भी ट्रेडिंग प्रेफर करते हैं कि केवल इंडेक्स में ही करते हैं? स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ, कैश में करता हूँ, बट बहुत ही कम वॉल्यूम में, मतलब। लेकिन कैश में करते हैं, ऑप्शंस में नहीं करते? कैश में करता हूँ, और मैं उसमें भी प्रॉफिटेबल हूँ, उसमें भी मैंने लॉस नहीं किया। मतलब पिछले 4 साल में मैंने लॉस नहीं किया। ऑब्वियसली पिछले 4 साल में सभी पैसे बनाए कैश में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो आपका हो गया, लेकिन जैसे कई लोग नए ऑप्शन सेलर्स होते हैं और वो ऑप्शंस को सेल करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो मतलब कम से कम कितनी कैपिटल लेके उन्हें मार्केट में आना चाहिए, आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से कम 25 लाख कैपिटल होना चाहिए, अगर सीरियस सेल्स मतलब सेलिंग में मतलब पैसा कमाना है, फ्यूचर अगर देखना है, अगर आपको मतलब ऑप्शन सेलिंग में कैरियर बनाना है, आपको अगर बड़ा पैसा बनाना है, वेल्थ बनाना है, तो मिनिमम 25 लाख। अदरवाइज क्या है, वो टाइम पास होगा। आप मतलब कुछ मीनिंगफुल। और दूसरा चीज है, आपको ये भी देखना है कि अगर आप 5 लाख का कैपिटल लेके आते हो, 10 लाख का कैपिटल, आप साल में मान लो 30% ही बना लिए, मान लेते हैं एग्जाम्पल के 30% बना लिए, 40% बना लिए, तो 3 लाख 4 लाख बना। तो 3 लाख 4 लाख में क्या आप दिन भर दोगे, तो क्या आपका वर्थ, आपके टाइम का वर्थ जो है, मतलब 9:15 से 3:30 का जो टाइम है आप दे रहे हो 365 दिन, क्या वो आपके लिए 3 लाख के बराबर है, 4 लाख के बराबर है? अगर नहीं है, तो फिर 10 लाख से लेके 5 लाख 10 लाख लेके आप ऑप्शन सेलिंग करके क्या अचीव कर रहे हो, राइट? तो 25 लाख से मेरे ख्याल से आप कैपिटल ग्रो कर सकते हो। अगर आप कंसिस्टेंटली 25% बना रहे हैं ऑप्शन सेलिंग में, तो मतलब आप समझ लीजिए कि बड़े बड़े फंड मैनेजर को बीट कर रहे हैं। सही बात है, बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है, लेकिन लोग, मेरे को लगता है लोग बड़े रिटर्न बनाने के चक्कर में उतना भी नहीं बना पाते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि जो मतलब लोगों को जो है ना, जो नोविस ट्रेडर लोग को इम्पेशेंस जो है वो खत्म कर देता है। उनके अंदर जो इम्पेशेंस है कि जल्दी से जल्दी ओवरनाइट, रातों रात सब कुछ अचीव कर ले, ओवरनाइट करोड़पति बन जाए, तो ये जो माइंडसेट है ये उनको उनके ट्रेडिंग स्किल को किल कर देता है।
तो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन देयर स्किल, डेवलपिंग स्किल, दे फोकस ऑन टिप्स। ये यहाँ से टिप्स ले लिया, उधर से टिप्स ले लिया, आप बता दो मुझे कौन सा करना है। मतलब ये हालत है कि मैं तो बता रहा हूँ कि अगर मैंने किसी को कोई स्ट्रेटजी बनाया तो लोग मुझसे पूछते हैं कि दीपेंद्र जी आप ये बता दो कि कौन सा स्ट्राइक करना है, आज कौन करना है, कल कौन करना है, और फिर ये वाला कि कब निकलना है। मतलब इतना स्पून फीडिंग लोग चाहते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। वो मैं आपको स्ट्रेटजी दे सकता हूँ बट आई कैन नॉट गिव यू लाइक आप यू आर मास्टर इन आयरन कोंडोर, बट अगर मैं वही चीज मैं करूँ, मेरे से वो चीज रेप्लिकेट नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि मेरे लिए मेरा माइंडसेट अलग है, आपका माइंडसेट अलग है। आपको क्या लगता है कि ऑप्शन ट्रेड सेलिंग पार्ट टाइम हो सकती है या जॉब वाले किसी तरह से कर सकते हैं कि नहीं? मेरे ख्याल से देखिए, बहुत लोग बोलते हैं कि पार्ट टाइम करना चाहिए, पर मेरे ख्याल से दिस विल बी इनजस्टिस टू बोथ, फॉर एम्प्लॉयर एंड फॉर ट्रेडिंग एज वेल। अगर आप जॉब करते हैं तो आप सबसे पहले तो आप इनजस्टिस करोगे अपने जॉब के साथ। मैंने जो किया वो मेरा मतलब इतना मैडनेस था, मैं सोचिए मैं अपने मतलब अपने जो स्किल था उसको भी डेवलप नहीं कर पा रहा था, उधर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहा था, और जो ट्रेडिंग में जो सीखना चाहिए था मैं उसको भी नहीं ध्यान रहा। तो ये जब मैंने रियलाइज किया आफ्टर से 2021, जब मैंने ये रियलाइज किया कि नहीं ये दोनों मेरे साथ नहीं चल सकता है, तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे एक चीज, आई हैव टू गिव अप वन थिंग। तो मुझे वो एक चीज छोड़ना पड़ा। तो मेरा एक्सपीरियंस यही है, बेस्ड ऑन माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, कि अगर आप दोनों करोगे, दो नाव पे सवार होगे, तो फिर आपको दोनों साइड फेल्योर मिल सकता है। तो बेटर ये है कि आप अगर जॉब कर रहे हो तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट करो, आप स्विंग ट्रेडिंग करो, मोमेंटम ट्रेडिंग करो। उसमें क्या है, आपको टाइम कम लगेगा। लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं कि? हाँ, तो उसमें तो सबसे पहले ये जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं ना, उसके लिए सबसे पहला मैसेज तो ये है कि आप ट्रेडिंग को, या आप ट्रेडिंग कैश में करो या एफएनए में करो, सबसे पहले ट्रेडिंग को आप बिजनेस समझो। इट इज ए बिजनेस, इट इज नॉट ए गेम। आप ये वो एक गेम आता था ना, व्यापार, हाँ, जितना गेम आता था ड्रीम 11 और ये वो कौन कौन सा, तो इसको आप, हाँ, तो वो गेम मत समझो कि आपने बेट लगाया और आपके किस्मत में आ गया और पैसा आ गया, चमक गया, आपका किस्मत चमक गया। आप उसको उस तरह से मत लो। दिस इज ए बिजनेस, और ये सीरियस बिजनेस है। यू हैव टू बी सीरियस, यू हैव टू ट्रीट इट एज ए बिजनेस, एंड देन यू हैव टू रन दिस बिजनेस एज पार्ट ऑफ योर बिजनेस पर्सनल लाइफ। तो एक तो वो है। दूसरा चीज है कि यू हैव टू मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। आपको बहुत ही डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा ट्रेडिंग में, बहुत कंसिस्टेंट रहना होगा। आप अगर कोई भी चीज मतलब फॉलो कर रहे हो तो आपको वो चीज कंसिस्टेंटली उस स्ट्रेटजी में, मान लीजिए आपने कोई स्ट्रेटजी एडॉप्ट किया है, आप उसको 3 महीना 6 महीना आप मतलब उस पर ट्रस्ट करके छोटे लॉट से, छोटे अमाउंट से आप उसको ट्रेड करके उस पर वर्क करो। और जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना आ जाए तब तक आप बड़े कैपिटल से या बड़े साइज कैपिटल से मत करो। तो यू हैव टू लर्न टू डेवलप द डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड गुड साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट। देखिए अतुल जी कि ये जो बहुत सारे इंडिविजुअल ट्रेडर हैं जो इनिशियली खुद अपने लिए ट्रेड करते थे, बाद में उन्होंने फैमिली का पैसा लिया, फ्रेंड्स का पैसा लिया, फिर प्रॉप डेस्क ओपन किया और अभी बड़ा प्रॉप डेस्क बन गए। तो एक्चुअली वो दे हैव कन्वर्टेड देयर इंडिविजुअल ट्रेडिंग टू बी इनटू बिजनेस। करेक्ट। तो बिजनेस ऐसे ही बनता है। आपने जो सवाल किया था मुझे कि आप फ्यूचर में कोई बिजनेस करना चाहते हो, अगर मान लीजिए मेरा कैपिटल अच्छा साइज का ग्रो हो गया, मेरा मतलब अच्छा बाय गॉड्स ग्रेस अगर कुछ अच्छा डिफरेंट हो गया, बड़ा हो गया, तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू हैव माई ओन प्रॉप डेस्क, कि मैं 2-3 लोगों को हायर करके बैठा दूं, उन सबको, जैसे वो टर्टल ट्रेडिंग में हुआ था ना, आपने सुना होगा टर्टल ट्रेडिंग के बारे में। तो उसने जिस बंदे ने हायर किया था टर्टल ट्रेडर को, सबको एक रूल बता दिया कि ये रूल फॉलो करो और आप 1 साल के बाद मुझे पैनल दिखाओ।
तो सब प्रॉफिटेबल थे। तो मैं भी वही सोचता हूँ कि अगर किसी को आप रूल बता दो ना और बोलो कि बस इस रूल के आगे पीछे कुछ भी नहीं करना है, तो यू विल सी कि दे विल डेफिनेटली मेक प्रॉफिट। ओके, सब प्रॉप डेस्क ऐसे ही काम करते हैं, एक सेट ऑफ रूल्स के अराउंड उनके सारे ट्रेडर्स काम करते हैं। हाँ बिल्कुल, उसी से पैसा बनाते हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल अपने पैसे से ही 4-5 लोगों से ट्रेड कराते हैं कि जिससे कि वो मतलब थोड़ा सा फ्री हो जाएं। और करेक्ट। अगर लोग आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहें या किसी तरह से कनेक्ट करना चाहें तो आप उसके लिए ओपन है, या कोई तरीका है, या इस वीडियो? हाँ, तो मेरा खुद का तो कोई यूट्यूब चैनल नहीं है और फिलहाल मेरा कोई ऐसा इरादा भी नहीं है। तो मेरे से कनेक्ट करने के लिए अगर आप, ये है मेरा ट्विटर हैंडल। ओके, तो अगर किसी को मुझसे रीच आउट करना है, कांटेक्ट करना है, तो दे कैन डायरेक्टली मैसेज मी, डीएम मी ऑन दिस ट्विटर हैंडल एंड आई विल 99332514, एट दीप 99332514। तो ठीक है दीपेन जी, तो बहुत बढ़िया सेशन रहा। मैंने खुद बहुत सीखा, लोगों ने बहुत सीखा होगा। तो फिर आपसे और मुझे 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 उम्मीद है कि लोगों को मेरी जर्नी से भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा, थोड़ा कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर फिर भी किसी को अगर इस पॉडकास्ट से रिलेटेड या मेरे पर्सनल जर्नी से रिलेटेड कोई प्रश्न होगा तो दे कैन रीच मी आउट एज आई हैव सोन, और आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प देम और टू कनेक्ट विद द पर्सन। यस, ठीक है दीप जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। आपका जो भी अगले साल का टारगेट है, इस टारगेट को बढ़ाने वाला, डेफिनेटली साथ है, साथ साथ बढ़ेंगे आगे। यस, तो धन्यवाद दीपेंद्र जी। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको भी पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आपके जो भी थॉट्स हैं इस पॉडकास्ट के बारे में वो कमेंट्स में लिखिए। मैं ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स को जानता हूँ दोस्तों जो कि इतने सालों से ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन सेलिंग कर भी पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। तो अगर कोई इंसान हर महीने प्रॉफिटेबल है इतने सारे महीनों से, तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और देखिए वॉरेन बफेट का CAGR लगभग 19% पर एनम का था। लॉन्ग टर्म में वेल्थ बहुत बड़ी बन गई, तो इनका तो CAGR उससे बहुत ज़्यादा है। तो आशा करता हूँ कि इनका वेल्थ और बढ़ता रहे। और अगर आपको इनसे और कुछ सीखना है, समझना है, तो कमेंट्स में लिखिए, इनका नाम लिखिए और कुछ सीखना है, समझना है, जो भी आपकी इच्छा हो लिखिए। ये खुद भी कमेंट्स का आंसर करेंगे और हम कोशिश करेंगे फिर इनको दोबारा भी अपने पॉडकास्ट में बुलाएं। तो दोस्तों द वेल्थ डायरीज से इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।